हेलो एंड वेलकम बैक टू पीवाईक्यूपीडिया। हम लोग रिवीजन थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए। और अभी जो हम लोग सब्जेक्ट कर रहे हैं इकोनॉमी, इससे पहले हम लोगों ने पॉलिटी एंड हिस्ट्री ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। इकोनॉमी में हमने प्लान किया था कि टोटल अराउंड 400 प्लस क्वेश्चन हम लोग करेंगे और उसमें 4 वीडियो में हम लोग करेंगे। सो 2 वीडियो हम लोगों ने पहले कर लिया है, 2 पार्ट, और ये जो है सो इकोनॉमी का 3rd पार्ट है। इसके बाद एक और वीडियो आएगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल PYQ_Pedia पे मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमॉन्ग द नॉन प्लान एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या होगा। जो कुछ होते हैं जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर होते हैं और कुछ होते हैं नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, जैसे कि इंटरेस्ट पेमेंट। जैसे गवर्नमेंट ने अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई लोन लिया है तो लोन लेने के लिए उनको देना पड़ता है इंटरेस्ट पेमेंट, तो दैट्स इंटरेस्ट पेमेंट इज कम्स अंडर द नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। जैसे मान लीजिए कि आप सब्सिडी दे रहे हो, फर्टिलाइज़र सब्सिडी दे रहे हो, कोई भी सब्सिडी, तो ये सब नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर में आता है। जैसे सैलरी दे रहे हो, पेंशन दे रहे हो, ठीक है, तो ये सारी जो होगा वो आपको नॉन प्लान्ड। जैसे अभी जो हमें करना है उसमें जो पैसे खर्च करेंगे दैट्स कम्स अंडर द प्लान्ड एक्सपेंडिचर। और जो एक्सपेंडिचर पहले से है, जैसे ऑल एक्सपेंडिचर लिंक्ड विद द प्रीवियस प्लान पीरियड, मतलब पहले का प्लानिंग है उसकी पेमेंट करनी है, तो वो सब भी आ जाएगी नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर में। देन डिफेंस की एक्सपेंडिचर है, डिफेंस पेमेंट है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये सब भी आपको नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है, जो सैलरी है, सैलरी और पेंशन है ना, ये भी आपको इसके अंदर आता है नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। सो आंसर शुड बी डी। अगला क्वेश्चन है कि गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट दिए हुआ है। एन इम्पोर्टेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इज रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन कैपिटल गुड्स। ये कह रहा है कि जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जो हुआ था उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई थी वो ये हुई थी कि इम्पोर्ट जो कैपिटल गुड्स थे उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी रिड्यूस हो गए थे। पहला तो ये है। दूसरा, इसका कारण ये था कि रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज वुड हेल्प द लोकल एंटरप्रेन्योर्स टू इम्प्रूव टेक्नोलॉजी टू फेस द ग्लोबल। जैसे मान लीजिए कि अगर आप कैपिटल गुड्स कुछ खरीद रहे हो तो उसमें इम्पोर्ट ड्यूटी जो है सो कम कर दिया गया था ना। इससे क्या हो गया कि अगर इम्पोर्ट ड्यूटी कम हो गया तो जो लोकल एंटरप्रेन्योर है वो आराम से टेक्नोलॉजी को खरीद पाएगा, उनको कम पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। सो इससे क्या हो गया कि मॉडर्नाइजेशन हो गई इकोनॉमी में, तो कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ गई। क्लियर, ठीक है। सो दिस इज बोथ आंसर सही और एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन भी है। अगला क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग आइटम इंपोर्टेड बाय इंडिया। इंडिया जो इंपोर्ट करती है इसके कुछ आइटम्स हैं। सो ये तो आपको ओल्ड क्वेश्चन है 1995 के, बट हम 2022-23 की बात करते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा जो इंपोर्ट की जाती है वो है पेट्रोलियम। तो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट जो की जाती है पेट्रोलियम जो है सो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट की जाती है। देन आपको इंजीनियरिंग गुड्स की जाती है, देन गोल्ड एंड सिल्वर, देन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, देन कोल है, देन आपको पर्ल्स एंड स्टोन्स भी हैं, है ना। देन ये आप इसमें कैपिटल गुड्स रख सकते हो इसमें, है ना। तो पेट्रोलियम, देन आपको इंजीनियरिंग गुड्स, देन आपको गोल्ड एंड सिल्वर आपके एग्जाम्पल में नहीं है, देन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, और बाद में आता है फिर कोक आता है, देन पर्ल एंड स्टोन आता है, ठीक है ना। सो ये सारी जो इंपोर्ट की है, तो अभी का जो उस समय का जो आंसर था वो ये हुआ था, बट अभी का आप याद रख लीजिए कि सबसे ज़्यादा टॉप इंपोर्ट आइटम जो है वो पेट्रोलियम क्रूड है, इंजीनियरिंग गुड्स, गोल्ड एंड सिल्वर, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, कोक, पर्ल्स एंड स्टोन, नॉन इलेक्ट्रिक मशीनरी, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स, देन फेरस एंड नॉन फेरस मेटल, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट। तो ये आप याद रखेंगे सबसे ज़्यादा टॉप इंपोर्टेंट आइटम्स में। इसके बाद सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कहाँ करते हैं वो भी आप याद रख सकते हैं। सबसे ज़्यादा इंपोर्ट चाइना। देन आपको एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन की बात करें, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कहाँ करते हैं, यूएसए से करते हैं। टॉप 3 तो एटलीस्ट आप याद रखें, है ना। जैसे चाइना, यूएई एंड यूएसए, इतना तो याद रख ले आप एटलीस्ट। और यहाँ पे यूएसए और यूएई एंड यू कैन रिमेंबर नीदरलैंड्स, 3 टॉप 3 जो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। देन इसमें अगेन एक्सपोर्ट में क्या करते हैं, पेट्रोलियम का क्रूड का इंपोर्ट करते हैं और पेट्रोलियम प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट भी करते हैं। फिर जेम्स एंड ज्वेलरी, आप पल्स वगैरह लेते हैं फिर ज्वेलरी बना के देते हैं। देन फार्मा प्रोडक्ट्स, देन मशीनरी एंड इंस्ट्रूमेंट, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, फेरस एंड नॉन फेरस मेटल, केमिकल्स, टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट्स, तो इनका हम एक्सपोर्ट करते हैं
इनका इम्पोर्ट। तो ये आप अगर कर लेंगे तो आपको आज के संदर्भ में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे। अगला है कि सेंसेक्स राइज कर रहा है, अभी आप न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा देखते होंगे। सो सेंसेक्स राइज करना, तो ये क्या है? तो देखो सेंसेक्स जो है वो S&P BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सेंसेक्स भी इसको बोलते हैं। और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है इसमें 3 जो लार्जेस्ट कंपनी होती है, लार्जेस्ट स्टॉक होती है BSE में, टॉप 30 जो होती है, उसकी पूरी आपको एवरेज करके देखी जाती है कि उसमें क्या बढ़ रहा है, कि उससे क्या होता है कि इंडियन मार्केट की सेंटिमेंट क्या है, मार्केट क्या चाह रहा है, ये सब आपको पता चलता है। जैसे मान लीजिए कि सेंसेक्स बढ़ रहा है, दैट्स मीन कि लोग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, मूड ऑफ द इकोनॉमी सही है। और अगर मान लीजिए कि सेंसेक्स फॉल कर रहा है, दैट्स मीन पीपल्स वरीड हैं, इकोनॉमी की सिचुएशन अच्छी नहीं है और वो पैसे निकाल रहे हैं मार्केट से, ठीक है ना। तो बढ़ रहा है सेंसेक्स मतलब लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं मतलब कि इकोनॉमी, उनको लगता है कि इंडियन इकोनॉमी सही है और बाद में हमको ये फ़ायदा करेगा, ठीक है। सो राइज इन प्राइस ऑफ शेयर ऑफ ऑल कंपनी रजिस्टर्ड विद द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ही नहीं। एंड ओवरऑल राइज इन प्राइस ऑफ शेयर ऑफ ग्रुप्स ऑफ कंपनीज रजिस्टर्ड विद द बॉम्बे स्टॉक, ठीक है ना। राइज इन शेयर ऑफ ग्रुप ऑफ कंपनीज, कितने 30 ग्रुप ऑफ कंपनीज की शेयर को हम लोग देखते हैं ओनली, टॉप 30 जो होती है उसको। तो सी शुड बी द आंसर, ठीक है। ऑल कंपनीज नहीं, ग्रुप ऑफ कंपनीज, दोनों में क्या अंतर हो गया कि राइज इन प्राइस ऑफ शेयर ऑफ ऑल कंपनी रजिस्टर्ड विद द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ऑल नहीं है, टॉप 30, ठीक है। निफ्टी में टॉप 50। अगला है कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जो इंडिया में स्टार्ट हुआ था, तो सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले सब्सटेंशियल इंडस्ट्रियल जो लाइसेंसिंग पॉलिसी थी, वो पहले किसी को कि इंडस्ट्री ओपन करने के लिए लाइसेंस नहीं मिलती थी। तो जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन स्टार्ट हुई थी तो उसमें सबसे पहले तो था कि जो हमने रिस्ट्रिक्शन लगाया था, है ना, कि हम लाइसेंस के बिना आपको अगर कोई भी खोलनी पड़ेगी तो लाइसेंस होगा, लाइसेंस राज हुआ करती थी और उसमें बहुत टाइम लगती थी, तो कोई कंपनी जल्दी ओपन नहीं करना चाहती। तो सबसे पहले ये इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन में सबसे पहले स्टार्ट हुआ कि डी लाइसेंसिंग पॉलिसी स्टार्ट की गई थी, है ना, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी में चेंज लाई थी। दिस इज एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इंडियन रुपी इज फुल्ली कन्वर्टेबल। कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कन्वर्टेबिलिटी का मतलब है कि अगर आप रुपी को किसी और करेंसी में कन्वर्ट करते हो या किसी और करेंसी से रुपी को, तो करेंट अकाउंट में फुल है इन रिस्पेक्ट ऑफ करेंट अकाउंट द बैलेंस ऑफ पेमेंट। हाँ बिल्कुल, करेंट अकाउंट में जो है सो फुल्ली कन्वर्टेबल है, कैपिटल अकाउंट में आपको नहीं है। सो फर्स्ट इज राइट, इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट में फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं है, गोल्ड में भी फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं है। सो A1 एलॉन शुड बी द आंसर। अब आप देख लो कि कन्वर्टेबिलिटी पे कितनी बार क्वेश्चन पूछा है, लिबरलाइजेशन, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पे, इन्फ्लेशन पे, WPI CPI पे, इन पे कितनी बार क्वेश्चन पूछा है ना। द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम एट करेंट प्राइस इज हायर दैन दैट ऑफ पर कैपिटा इनकम एट कॉन्स्टेंट प्राइस, ठीक है ना, बिकॉज द लेटर टेकन इनटू अकाउंट द रेट ऑफ, क्या लेता है इसमें, तो देखो इन्फ्लेशन को लेता है, सिंपल सी बात है, मैं बताता हूँ। कांस्टेंट प्राइस का मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट प्राइस की हमने एक कोई बेस ईयर फिक्स कर लिया और उस बेस प्राइस के अनुसार से हम देख रहे हैं कि अगर पर कैपिटा इनकम क्या बढ़ रहा है घट रहा है। और एक होता है करेंट प्राइस, आज का जो प्राइस है ना। जैसे मान लीजिए कि 2014-15 में लेट अस अज्यूम कि 30 रुपये टमाटर थी, है ना, टोमेटो थी, तो आज 2024 में ये कितने रुपये हैं, मान लीजिए कि अगर 40 रुपीज़ है, तो आई वी आर कंपेयरिंग, तो हम लोग जो अभी जो पर कैपिटा इनकम निकालेंगे वहाँ पे ये 30 के अनुसार से लिखाएंगे, वी आर नॉट गोइंग टू कैलकुलेट 40 के अनुसार से। और करेंट वाला जो होता है ना, करेंट वाला जो होगा वो आपको, करेंट वाला जो होता है वो आज के प्राइस में करेंगे। तो आज के प्राइस में क्या होता है, इन्फ्लेशन जो होती है वो बढ़ गई है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी, अगर मान लीजिए आज से हम अगर पर कैपिटा इनकम निकालेंगे तो ये भी तो हो सकता है कि आज इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इसलिए इन्फ्लेशन बढ़ गई है, तो इसलिए पर कैपिटा इनकम बढ़ गई है। सो इंक्रीज इन द प्राइस लेवल के कारण ये आपको डिफरेंस लगती है करेंट प्राइस पे और कांस्टेंट प्राइस पे। क्लियर, करंट प्राइस पे इसीलिए हायर होती है। कांस्टेंट प्राइस मतलब एक पर्टिकुलर बेस पीरियड के प्राइस पे हम कंसीडर करते हैं। इसमें से कौन सा इंटरनल डेब्ट है जो हम लोग इंटरनल, एक तो होता है एक्सटर्नल जो बाहर से हम लोग ले लेते हैं, और जो गवर्नमेंट जो है सो अगर अपने से लेती है ना, तो वो अपनी कंट्री के अंदर से लेती है, जैसे ट्रेजरी बिल इशू कर दिया, तो वो सब जो होता है ट्रेजरी बिल इशू कर दिया, कुछ RBI ने कुछ स्पेशल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी इशू कर दी, तो ये सब अपने लोग खरीद करके आप कर सकते हैं, या मार्केट से कुछ ले लिया पैसे, है ना, तो दीज कम्स अंडर द इंटरनल डेब्ट।
सो इट्स 1, 2 एंड 3। एक्सटर्नल हो गया कि आउटसाइड जो आप दूसरी कंट्री से जो लोन लेते हो वो हो जाती है। अगला है कि डेब्ट ट्रैप क्या है। एक कंट्री को डेब्ट ट्रैप पे कब बोलेंगे? जब क्या है कि आप कर्जा लेते जा रहे हो और आप रीपे नहीं कर सकते हो, जो एग्जिस्टिंग डेब्ट है उसको नहीं पे कर पा रहे हो। सो इट हैज़ टू बोरो टू मेक इंटरेस्ट पेमेंट ऑन आउटस्टैंडिंग लोन। पाकिस्तान की जो सिचुएशन है कि आपको इंटरेस्ट देने के लिए भी पैसे नहीं है एंड आप नया लोन ले रहे हो और उस इंटरेस्ट को पे करने के लिए, जैसे आपने एवरग्रीनिंग पढ़ा था तो उसी टाइप का कुछ हो गया डेब्ट ट्रैप। की कंट्री को डेब्ट ट्रैप तब बोलेंगे जब आपके पास इतनी पैसे नहीं हैं कि आप उसकी इंटरेस्ट भी पे कर पाएँ, तो आपको उसके लिए पैसे लेने पड़ रहे हैं कर्ज। तो दिस इज द डेब्ट ट्रैप। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स आउट द पब्लिकेशन ऑफ एनर्जी स्टैटिस्टिक। एनर्जी स्टैटिस्टिक कौन निकालता है? सो ये आपको कि हमारे इंडिया में कितनी एनर्जी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, कितनी प्रोडक्शन हो रही है, कितनी कंजम्पशन हो रही है, कितनी हम इंपोर्ट करते हैं, कितनी एक्सपोर्ट करते हैं, और जितनी भी जो इलेक्ट्रिसिटी है, नेचुरल गैस है, क्रूड है, कोल है, पेट्रोलियम है, इन सब का हम लोग एक एनर्जी स्टैटिस्टिक निकालते हैं। एंड ये जो निकालती है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन विच कम्स CSO जिसके अंदर में आती है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडियाज इकोनॉमी विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द अर्लीस्ट इवेंट। सबसे पहले क्या हुआ था? तो ये तो आप याद रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर बात करें इसमें नेशनलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज कब हुई थी, तो ये 1955-56 में नेशनलाइजेशन हुई थी LIC का, आपको याद होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये आप सबको पता होगा कि 1949 में आया था और फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है सो 51 से 56 में हुआ था। तो ये आपको इतनी चीज़ें पता है। नाउ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं। देखिए 2 जून 1806 को एक बैंक ओपन हुआ था, बैंक ऑफ कलकत्ता। क्या हुआ था? बैंक ऑफ कलकत्ता। अभी जो बैंक ऑफ कलकत्ता था वो इंग्लिश ऑफ कोर्स 1806 में किया था, तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था, है ना, बिजनेस करने के लिए। थोड़ा टाइम के बाद बैंक को बाद में बैंक का नाम रख दिया गया बैंक ऑफ बंगाल, ठीक है। इसके बाद और भी बैंक खोला गया था कि बैंक ऑफ बॉम्बे खोला गया, बैंक ऑफ बॉम्बे खोला गया 1840 में। देन बैंक ऑफ मद्रास खोला गया, बैंक ऑफ मद्रास ये 1843 में, ये सब खोली गई। अब ये सब अलग अलग काम करते थे, है ना, और पहले तो एक ही यूनिट हुआ करती थी। फिर 1862 में क्या किया, ये लोग अपने अपने ब्रांच खोलने लगे। और अब ब्रांच जब जैसे हो गया, ब्रांच हो गया, तो 1921 में 1921 में क्या किया, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और मद्रास को क्या किया, मर्ज कर दिया, ठीक है। 1921 में मर्ज कर दिया और मर्ज करके इसका नाम रख दिया इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया, इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो याद रखेंगे 1806, 1840, 1843, देन ये आपको 1921 में मर्ज करके इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम हो गया, ठीक है। और पूरे ऑल इंडिया बैंक ये खुल गया। 1 जुलाई 1955 को ये आपको इम्पेरियल बैंक को नेशनलाइज किया गया और स्टेट बैंक इंडिया बन जाती है। उस समय से नाम इनका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाता है, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड सब्सिडरीज बैंक एक्ट 1959, ठीक है ना। और बाकी जो स्टेट एसोसिएटेड बैंक होती है वो सब्सिडरीज में आ जाती है। सो ये 1955। नाउ व्हाट शुड बी द आंसर? सबसे पहले क्या हुआ था? इट इज़ द इनैक्टमेंट ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये SBI की साइट से ली हुई है। अगला क्वेश्चन है कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होती है, स्पेशल एक्सपोर्ट जोन होती है, 2005 जो एक्ट आई थी विच केम इनटू इफेक्ट, जो 2006 में इफेक्ट में आई थी, उनकी क्या ऑब्जेक्टिव थी, क्यों ये एक्ट आई थी, है ना। सो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट के लिए आई थी? देखिए नाम से क्लियर है, इट्स फॉर द एक्सपोर्ट, ठीक है ना। तो एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट को आपको एक्सपोर्ट जोन थी, है ना। तो वहाँ पे क्या होगा कि एक ऐसा एक्सपोर्ट जोन बनाएंगे जहाँ पे गुड्स एंड सर्विस भी रहेगी, जहाँ पे गुड्स एंड सर्विस को फ्री ऑफ टैक्स हम करेंगे, ड्यूटीज और टैक्स नहीं लगाएंगे, है ना। तो वहाँ पे अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे, है ना, कि वहाँ पे इतनी अच्छी, उस जोन में इतनी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे जो कि प्रोडक्शन अच्छे से हो पाएगा, है ना। एंड वहाँ पे इंसेंटिव्स देंगे कि जो फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो आए वहाँ पे
और जिससे कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, है ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को डेवलप करना एंड प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फॉरेन सोर्स, हम फॉरेन सोर्स से इन्वेस्टमेंट के लिए प्रमोट कर रहे थे। प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस ओनली, एक्सपोर्ट सर्विस को तो प्रमोट कर रहे थे बट ओनली ये नहीं होगा, सो आंसर शुड बी 1 and 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग एक्शन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विच ऑफ द एबव एक्शन कैन बी कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ द फिस्कल स्टिमुलस पैकेज। नाउ व्हाट इज द फिस्कल स्टिमुलस? दिस इज द सेट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, है ना, जो गवर्नमेंट इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए यूज करती है, राजकोषीय प्रोत्साहन। नाउ अब आप सोचो कि मतलब कि इकोनॉमी को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है। नाउ अगर हम लोग टैक्स रेट को कट कर देते हैं, टैक्स रेट को कर देते हैं, अगेन एक तरह से आप सोचोगे तो मनी सप्लाई हमारा बढ़ाना है, लोगों के पास पैसे हो, इकोनॉमी अच्छी तभी होगी। सो अगर हम टैक्स रेट कट कर देते हैं तो लोगों के पास पैसे बचेंगे, क्योंकि हम कल भी आपको समझाया था कि 100 रुपये है, अगर हम 30% टैक्स लेते हैं तो हमारे पास 70 रुपये खर्च करने के लिए बनते हैं, बट अगर 25 कर देंगे तो 75 बचेंगे, तो ज़्यादा पैसे बचेंगे। सो कटिंग द टैक्स रेट तो होगा ही होगा। गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी बढ़ा सकते हैं, अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा दिए तो क्या होगा, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग तो बहुत सारी काम जो लोग करते हैं वो गवर्नमेंट कर देगी, या गवर्नमेंट स्पेंडिंग होगी तो गवर्नमेंट सब्सिडीज भी देती है, गवर्नमेंट और भी जगह पे स्पेंड कर सकती है। सो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग भी बढ़ाई जा सकती है, बिल्कुल। इसके बाद बोल रहे हैं कि सब्सिडीज़ को ख़त्म कर देंगे। अब नाउ सी दिस कि यहाँ पे पहला में बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट को स्पेंडिंग को, गवर्नमेंट के खर्चे को बढ़ा देना, यहाँ बोलता है कि सब्सिडी को कम कर देना है ना। तो ये चीज़ें रॉन्ग है, क्योंकि अगर सब्सिडीज को कम कर देंगे तो लोगों पे बर्डन पड़ेगा, है ना, तो इनकम खत्म होगी, तो मार्केट में पैसे नहीं होगी। तो दैट्स अ फिस्कल स्टिमुलस, जो इकोनॉमी को स्टिमुलेट करनी है तो उसके लिए गवर्नमेंट ये फर्स्ट एंड सेकंड करेगी, थर्ड नहीं करेगी, ठीक है। अगला है, विथ रेफरेंस टू द नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड है। सो तो क्वेश्चन क्या है कि विथ रेफरेंस टू द नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड टू विच द डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स आर रोटेड, उसके बारे में कुछ बोल रहा है। तो 2005 में 2005 में आपको ये लग रहा होगा कि डिसइन्वेस्टमेंट जो है सो सारी चीज़ें अभी ही स्टार्ट हुई है। तो जस्ट सी कि गवर्नमेंट ने नेशनल इन्वेस्टमेंट फ़ंड बनाई थी आपको नवंबर 2005 में, जहाँ पे कि जितनी भी डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज को, उन सारे प्रोसीड जितने पैसे आते हैं वो उसमें रखेंगे, ठीक है ना। और जो पैसे आएंगी उसको आपको मैनेज करने के लिए बनाई गई थी, ठीक है। तो पहला के पूछ रहा है आपसे, द एसेट्स इन द नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड आर मैनेज बाय द यूनियन फाइनेंस, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो जो इसको मैनेज कौन करता था, ये आपको कुछ पब्लिक सेक्टर म्यूचुअल फंड्स थे, यूटीआई जो थे, एलआईसी म्यूचुअल फंड, ये सब जो है क्या कहते हैं उसको, ये लोग जो है सो इनको मैनेज करते थे। सो दिस इज़ नॉट अ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इट्स अ म्यूचुअल फंड्स, सिलेक्टेड पब्लिक सेक्टर म्यूचुअल फंड्स, जैसे कि आपको यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, एसबीआई फंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये सब इसको मैनेज करते थे। तो पहला तो आपको गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि द नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड इज टू बी मेंटेन विद इन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये अलग से कॉर्पस बनाया गया था, तो ऐसा कुछ भी बात नहीं थी। इसके बाद उसमें क्या था कि अगर जो जितने भी पैसे होंगे उसमें जो इनकम होंगी 75% जो होगा उसमें, उस स्कीम में 75 जो है सो आपको सोशल सेक्टर स्कीम में आपको खर्च करने हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है। तो ये 25% जो होगा वो बाकी आपको चीज़ों में खर्च करने हैं। सो सर्टेन एसेट मैनेजमेंट कंपनी आर अपॉइंटेड एज द फंड मैनेजर, बिल्कुल ये सही है। और सो मैनेज जो है सो फंड मैनेजर कौन करती थी, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, ठीक है, मैंने बता दिया था आपको। देन अ सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ एनुअल इनकम यूज फॉर द फाइनेंसिंग सिलेक्टेड सोशल सेक्टर, तो ये दोनों सही है, 3 and 4 इज राइट एंड फर्स्ट एंड सेकेंड डॉट एक्सप्लेनेशन आपको दी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑथोरिटीज मेक रिकमेंडेशन टू द गवर्नर ऑफ स्टेट एज टू प्रिंसिपल ऑफ फॉर डिटरमाइनिंग द टैक्सेज एंड ड्यूटी विच मे बी अप्रोप्रिएटेड बाय द पंचायत इन द पर्टिकुलर, किसी स्टेट में पंचायत जो टैक्स और ड्यूटी को क्या कहते हैं लीव करता है, जो लेते हैं पैसे, सो वो कौन डिसाइड करता है और किसके रिकमेंडेशन पे होती है। सो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे स्टेट फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, पंचायती राज मिनिस्टर, तो स्टेट फाइनेंस कमीशन ये डिसाइड करती है कि टैक्स और ड्यूटी आपको पंचायत में कैसे बांटी जाएगी, ठीक है, क्लियर, उनकी ड्यूटी है,
क्लियर। अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया टैक्सेज ऑन ट्रांजेक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड फ्यूचर मार्केट, तो ये किसके पास जाता है? यूनियन के द्वारा लगाया जाता है और स्टेट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। तो ये जो आपको पैसे हैं, है ना, स्टॉक एक्सचेंज या फ्यूचर मार्केट पे जो भी ट्रांजेक्शन पे जो पैसे लगते हैं वो आपको यूनियन ही लगाता है और यूनियन ही कलेक्ट करता है। सो सेकेंड शुड नॉट बी राइट, सो 1 इज द आंसर। अगला क्वेश्चन है कि इन इंडिया हैज एक्सपीरियंस परसिस्टेंट हाई फूड इन्फ्लेशन। सो हाई फूड इन्फ्लेशन हो गया इन रिसेंट पास्ट, अभी कुछ दिनों में हाई मतलब फूड की कॉस्ट बहुत महंगी हो गई थी। इसका क्या कारण हो सकता है? पहला है कि ड्यू टू द ग्रेजुअल स्विच ओवर टू द कल्टिवेशन ऑफ कमर्शियल क्रॉप द एरिया अंडर द कल्टिवेशन ऑफ फूड ग्रेन्स हैज स्टेडली डिक्रीज इन द लास्ट 5 years बाई अबाउट 30%। ये कह रहे हैं कि इसलिए फूड इन्फ्लेशन आगे, प्राइसेज महंगी हो गई फूड की। उसका कारण क्या है कि लोग जो है सो कमर्शियल क्रॉप की कल्टिवेशन करने लगे हैं और अभी हाल फिलहाल में लास्ट पिछले 5 सालों में 30% जो है सो डिक्रीज कर गई है आपको फूड ग्रेन्स से कमर्शियल क्रॉप्स में चला गया है। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी पॉसिबल भी नहीं है ना। 30% इज अ बिग नंबर, ठीक है। सो पीपल्स आर स्विच ओवरिंग द टू द कमर्शियल क्रॉप्स, बट इतना भी लार्ज में नहीं। एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग इनकम द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ पीपल हैव अंडरगोन अ सिग्निफिकेंट चेंज। लोगों की इनकम बढ़ गई है और इनकम बढ़ने से क्या हो गया कि कंजम्पशन पैटर्न, जैसे पहले जिसको लोग इन्फीरियर गुड्स यूज़ करते थे वो अब दूसरे यूज करने लगे हैं। पहले जो चीज़ें, जैसे आप एक सिंपल सा एग्जाम्पल लो, पनीर का, तो पहले क्या होता था कि पहले जो है सो ये मतलब लोग ऐसे सबके पास अवेलेबल नहीं होती थी, मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो है सो, लेकिन अभी के जो सिचुएशन है वो लगभग हर लोगों के पास में अवेलेबल है, इसलिए उसकी हर लोग उसको यूज करते हैं, इसलिए उसकी कॉस्ट जो है सो बढ़ रही है। मतलब सिंपल सा समझना है ये है कि लोगों को इनकम बढ़ने से लोगों की कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो रही है, उसके कारण आपको इन्फ्लेशन हो रही है। बिल्कुल सही है। द फूड सप्लाई चेन हैज़ स्ट्रक्चरल कॉन्स्टेंट, और जो फूड सप्लाई चेन है उसमें भी कुछ प्रॉब्लम है जिस कारण से भी ये होता है, स्टोर नहीं हम कर पाते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स फूड सप्लाई चेन में, जिसके कारण भी दाम हमारा बढ़ जाता है। 2 and 3। अगला क्वेश्चन है, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी द विजिट बाय द फॉरेन नेशनल टू विटनेस द कॉमनवेल्थ गेम इंडिया में हुई थी, ठीक है। सो कॉमनवेल्थ गेम हुई थी, तो वहाँ पे जो फॉरेन नेशनल लोग आ रहे थे, तो उसमें जो भी पैसा वो खर्च करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सपोर्ट बोलेंगे, इंपोर्ट बोलेंगे, प्रोडक्शन बोलेंगे या कंजम्पशन बोलेंगे। तो फॉरेन की जो टूरिज्म से इनकम आती है ना, वो एक तरह से आपको एक्सपोर्ट होती है, बिकॉज दे कम्स विद द फॉरेन एक्सचेंज। जैसे फॉरेन करेंसी लेके आते हैं, वो फॉरेन एक्सचेंज लेके आते हैं, ठीक है ना। सो वो फॉरेन एक्सचेंज हमारा बढ़ाने में भी हेल्प करते हैं। दे कम विद द डॉलर और भी बाकी करेंसी में पैसे लेके आते हैं। सो दिस कम्स अंडर द एक्सपोर्ट। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि फिस्कल, अब ये हमने क्वेश्चन इस पे किया है कि इसमें फिस्कल स्टिमुलस क्या होगा। गवर्नमेंट जो है सो फिस्कल स्टिमुलस इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए, इकोनॉमी में डिमांड खत्म हो गया है तो डिमांड बढ़ाने के लिए, है ना, गवर्नमेंट ये करती है। सो इट इज़ अ मासिव इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू इंश्योर द सप्लाई ऑफ गुड्स टू मीट द डिमांड सर्च कॉज्ड बाय द रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपको ज़्यादा पैसा खर्च करती है कि सप्लाई ऑफ गुड्स जो है सो हो। इट इज़ एन इंटेंस अफर्मेटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट टू बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द कंट्री। ये फिस्कल स्टिमुलस पे क्वेश्चन हम लोगों ने इससे पहले भी की है, ठीक है। सो बी शुड बी द आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द अबव एक्शंस कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द करेंट अकाउंट डिफिसिट को रिड्यूस करनी। सो करेंट अकाउंट डिफिसिट क्या होता है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स का डिफरेंस जो होता है, दैट्स अ करेंट अकाउंट डिफिसिट। नाउ अगर इसको हमको कम करना है, एक्सपोर्ट हमको बढ़ाना है, मतलब कह रहा है कि डिफिसिट हो गया, मतलब कि एक्सपोर्ट कम हो रहा है और इंपोर्ट हमारा ज़्यादा हो रहा है, मतलब हम बाहर से खरीद ज़्यादा रहे हैं और बेच कम रहे हैं, तो इसको बोलते हैं करेंट अकाउंट डिफिसिट। नाउ द थिंग इज दैट कि तो हमको इसको रिड्यूस करना है। इस डिफिसिट को रिड्यूस कब करेंगे? जब हमको एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे। नाउ एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डोमेस्टिक करेंसी को डिवैल्यूएट कर देते हैं। ये पिछले क्लास में हमने बात किया था। तो पहला तो होगा। अच्छा, एक्सपोर्ट में सब्सिडी को अगर घटा देंगे तो एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी? एक्सपोर्ट में सब्सिडी देंगे तभी तो लोग इनकरेज होंगे, तो दूसरा तो पक्का नहीं होगा। सो सेकेंड शुड नॉट बी द आंसर एंड फर्स्ट होगा। सो आंसर शुड बी 1 and 3। इसके बाद एडॉप्टिंग सुटेबल पॉलिसी विच अट्रैक्ट ग्रेटर FDI एंड मोर फंड्स फ्रॉम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। मतलब हम ये FDI ज़्यादा है और FI आया है, तो इससे भी होगा हम डेफिसिट को कम कर पाएंगे। तो बिल्कुल
ये भी सही है। तो आंसर शुड बी डी 1 एंड 3। ठीक है ना। हमारे पास अगर FDI और FII में पैसे आएंगे अगर, है ना, तो डोमेस्टिक करेंसी हमारा अप्रिसिएट करेगा। ठीक है ना। अगला है FDI और FII पे क्वेश्चन है कि जो ये रिलेटिव जो इन्वेस्टमेंट कंट्री में होती है, सो दोनों में डिफरेंस कौन बेटर से बता रहा है। सो नाउ FII हेल्प्स ब्रिंग बेटर मैनेजमेंट। मैंने आपको बताई थी कि FDI से बेटर मैनेजमेंट आती है। FDI ओनली ब्रिंग्स द कैपिटल। तो FII सिर्फ कैपिटल आती है और FDI में मैनेजमेंट भी आती है। सो FII हेल्प्स इन इंक्रीजिंग कैपिटल अवेलेबिलिटी लेस देन 10%, और 10% ज़्यादा होगा वहाँ पे आपको मार्केट में मैनेजमेंट भी होता है। तो फर्स्ट शुड बी रॉन्ग, है ना। और ये हमारा FII हेल्प्स इन इंक्रीजिंग कैपिटल अवेलेबिलिटी जनरल वाइल FDI ओनली टारगेट स्पेसिफिक सेक्टर। सो दे आर स्पेसिफिक टारगेटिंग द स्पेसिफिक सेक्टर। ठीक है ना। FDI सेकेंडरी मार्केट में करता है, FII प्राइमरी मार्केट में करता है। FII मोर स्टेबल है, नहीं FII तो स्टेबल है ही नहीं, FDI मोर स्टेबल है बिकॉज दे टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट। FII तो है कि कब पैसा निकाल के चला जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी नरेगा, इसके बारे में कुछ चीज़ है कि कौन एलिजिबल होते हैं। सो देखो, पहली तो सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए महात्मा गांधी नरेगा स्कीम को फॉलो करने के लिए। 18 ईयर कम से कम एज होनी चाहिए। देन रूरल हाउस होल्ड, देन अनस्किल्ड वर्क करने के लिए तैयार होना चाहिए। ये भी आपको ध्यान रखना है कि अनस्किल्ड वर्क के तैयार होना चाहिए। तो अगर ऐसे होंगे सो हम 100 दिन का, सो किसी भी हाउस होल्ड की, एडल्ट मेंबर्स ऑफ एनी हाउस होल्ड, तो उसमें ये आपको 100 जो है सो डेज की अनस्किल्ड अनएम्प्लॉयमेंट देंगे उनको जो विलिंग रूरल सिटीजन है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए कि आप वर्क गए मांगने और आपको 15 दिन के अंदर अगर काम नहीं मिला, है ना, तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी मिलती है, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलती है। ठीक है ना। और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस कितनी मिलती है? 1/4 ऑफ द मिनिमम वेज, पहले 30 दिन के लिए, और फिर हाफ ऑफ द वेज। मतलब जो भी वेज अगर फिक्स है 300 रुपये, तो पहले 30 दिन तक अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया तो 150 रुपये आपको देनी पड़ेगी। वो देंगे नहीं, सॉरी 1/4, ठीक है, 300/4 75 रुपीज़ देंगे, और बाद में 150। ठीक है। देन आपको इसकी सोशल ऑडिट होती है जो ग्राम सभा करती है, ये सब आपको पता है। वर्क जो है सो 5 किलोमीटर के अंदर में देनी होती है। तो ये सब है इसमें MG नरेगा में, वो आप देख सकते हो यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, विथ रेफरेंस टू द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, कौन सा सही है? इट एनकरेजेज द इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ये कहता है, फॉरेन कैपिटल को आने के लिए, मतलब इनफ्लो करने के लिए इनकरेज करता है। ऐसा कुछ फाइनेंस कमीशन नहीं करता है। इट फैसिलिटेट द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस अमंग PSU के बीच में आपको फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है, बिल्कुल नहीं। आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करती है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। वो आपको टैक्स की जो प्रोसीड होती है उसको जो है सो डिस्ट्रीब्यूट करने में काम करती है। ठीक है ना। देन इट इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा कुछ नहीं। सो नन ऑफ द अबव आर राइट। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वोट ऑन अकाउंट एंड व्हाट इज द इंटरिम बजट। अभी गवर्नमेंट ने इंटरिम बजट पेश की है तो इसलिए ये न्यूज में है। नाउ द प्रोविजन और ऑफ अ वोट ऑन अकाउंट इज यूज्ड बाय रेगुलर गवर्नमेंट व्हाइल एन इंटरिम बजट इज ए प्रोविजन यूज्ड बाय द केयर टेकर गवर्नमेंट। नाउ व्हाट इज द केयर टेकर गवर्नमेंट? जो जाने वाला होता है, रेडी टू गो, है ना। तो वो जो रेडी टू गो गवर्नमेंट होती है, जैसे मान लीजिए कि अगर सरकार नहीं बनी तो गवर्नमेंट कहती है कि चलो ठीक है अभी आप केयर टेकर गवर्नमेंट हो, ठीक है ना, मतलब ये गवर्नमेंट चेंज होने वाली है ना। तो वो जो है सो इंटरिम बजट तो कभी पेश ही नहीं करती है। सो ये तो पहला ही गलत हो गया, तो इसमें कुछ नहीं। और वोट ऑन अकाउंट क्या होता है कि कुछ एक्सपेंडिचर होती है, तो उसमें उस एक्सपेंडिचर को पहले आपको चाहिए होता है कुछ एक्सपेंडिचर, तो उसके लिए वोट ऑन अकाउंट होता है। सो वोट ऑन अकाउंट ओनली डील्स विद द एक्सपेंडिचर इन गवर्नमेंट बजट व्हाइल एन इंटरिम बजट इंक्लूड्स बोथ द एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट। जैसे गवर्नमेंट के पास में, गवर्नमेंट को जैसे मान लीजिए कि अगर फरवरी में आपको बजट पास हुआ और ये पास होते होते अप्रैल के एंड तक हो जाता है, 30 अप्रैल तक, तो 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक खर्च करने के लिए गवर्नमेंट को, तो ये आपको पता ही बजट पास होती है 6 स्टेज में, अप्रोप्रिएशन बिल, फाइनेंस बिल, ये सब पास होते होते टुक सम टाइम, डिस्कशन वगैरह होते होते, तो उस बीच के लिए पैसे के लिए आपको कुछ पैसे चाहिए होता है कि गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर के, दैट्स कॉल्ड अ वोट ऑन अकाउंट। ठीक है।
सो सेकेंड शुड बी द आंसर, फर्स्ट में होगा ही नहीं। अगला है कि वाई इज द ऑफरिंग ऑफ टीचर लोन बाय कमर्शियल बैंक इज ए कॉज ऑफ इकोनॉमिक कंसर्न। टीचर लोन जो कमर्शियल बैंक देती है वो इकोनॉमिक कंसर्न क्यों है? तो पहले तो आप ये समझिए कि टीचर लोन होता क्या है। टीचर लोन वैसा लोन होता है जैसे कि आपको इनिशियली लोन का इंटरेस्ट रेट जो होता है वो आपको कम होता है और कुछ सालों के बाद उसकी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो हाउस लोन या कोई एंटरप्रेन्योरशिप लोन लेते हैं एंटरप्रेन्योर वगैरह, तो उनको दिया जाता है कि ठीक है अभी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा कम पे दे देते हैं, ऐसा कुछ भी ये चीज़ें हैं। सो जो ये लोन होती है ना, तो ये स्टार्ट किया था एसबीआई ने 2009 में। बट इसका प्रॉब्लम क्या हुआ ना कि ये सब प्राइम लेंडिंग में आता था, है ना। व्हाट इज द सब प्राइम लेंडिंग, क्या होता है? सब प्राइम लेंडिंग के में आता था ये। सब प्राइम लेंडिंग क्या होता था कि ये वैसे बोरोवर्स को देते थे जिसकी लो क्रेडिट रेटिंग होती थी, ठीक है ना। तो लो क्रेडिट रेटिंग है, इसका मतलब क्या हो गया कि डिफ़ॉल्ट होने की फ्यूचर में ज़्यादा चांस है। अभी आज के रेट में कम इंटरेस्ट रेट ले लिया, बाद में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो वो डिफ़ॉल्ट होने की चांसेस ज़्यादा है। सो दैट्स अ सब प्राइम लेंडिंग। सब प्राइम लेंडिंग वैसी प्रैक्टिस होती है जिसमें बैंक जो है वैसे को लोन देती है जिसकी क्रेडिट जो है वो लो होती है, क्रेडिट रेटिंग जो सिविल स्कोर आज के रेट में होती है, ठीक है। सो द टीचर लोन आर कंसिडर्ड टू बी एन एस्पेक्ट ऑफ द सब प्राइम लेंडिंग, है ना, एंड बैंक्स में बी एक्सपोज टू द रिस्क ऑफ डिफॉल्टर्स इन फ्यूचर। तो ये बिल्कुल सही है ना। दूसरा है कि इन इंडिया द टीचर लोन आर मोस्टली गिवन टू द इनएक्सपीरियंस्ड एंटरप्रेन्योर्स टू सेटअप मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट यूनिट के लिए देना है, एंटरप्रेन्योर्स को भी देना है, हाउस लोन के लिए भी देना है। हाउस लोन भी एज अ टीचर लोन दिया गया हुआ है, बट ऐसा कुछ नहीं कि इनएक्सपीरियंस्ड एंटरप्रेन्योर्स को देंगे और मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्टिंग यूनिट्स को सेट करने के लिए मोस्टली दिया गया। तो दिस इज रॉन्ग, सो 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एड फर्दर द गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। गवर्नमेंट की जो इंक्लूसिव ग्रोथ की ऑब्जेक्टिव है उसको कौन फुलफिल करेगा? सेल्फ हेल्प ग्रुप अगर प्रमोट होगा तो होगा, बिल्कुल सही है। अगर इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है कि इकोनॉमिक और सोशल एम्पावरमेंट लोगों का हो, है ना, जितने भी अंडर प्रिविलेज लोग हैं, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को अगर प्रमोट करेंगे तो वहाँ से भी आपको एम्पावरमेंट होती है। देन एमएसएमई को अगर प्रमोट कर रहे हो या आरटी कर रहे हो, मतलब कि आपको सोशल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होगी तो पूरी इंक्लूसिव ग्रोथ में हो जाएगा, ठीक है ना। सिर्फ इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट द ओनली इकोनॉमिक ग्रोथ और ओनली सोशल एम्पावरमेंट, इट्स टॉकिंग अबाउट द इंक्लूसिव ग्रोथ, मतलब सब कुछ हो एक साथ में। तो वो अगर चाहिए तो हमें ये सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसइन्वेस्टिंग इन इट्स सिक्योरिटी इन द सेंट्रल सीपीएसई में आपको अब डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रहा है कि अपनी कुछ पैसे के लिए, जैसे फिजिकल डिफिसिट को कम करने के लिए वो कुछ स्टेक बेच रही है, डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है जो उनकी पहले की बनाई हुई कैपिटल है। नाउ द गवर्नमेंट इंटेंड्स टू यूज द रेवेन्यू अर्न फ्रॉम द डिसइन्वेस्टमेंट मेनली टू पे बैक द, जो गवर्नमेंट है वो जो कमाती है जो इक्विटी, वो आपको एक्सटर्नल डेब्ट मतलब जो कर्जा है उसको चुकाने के लिए मेनली करती है। तो दिस इज़ नॉट राइट। हो सकता है कि इसके लिए यूज किया जाता हो, बट ये मेनली यही कारण नहीं है कि डिसइन्वेस्टमेंट में जो भी पैसा आएगा उससे हम लोग ये करेंगे, एक्सटर्नल डेब्ट को पे करेंगे। दूसरा है कि द गवर्नमेंट नो लॉन्गर इंटेंड्स टू रिटेन द मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ, गवर्नमेंट की इच्छा नहीं है मैनेजमेंट कंट्रोल रखना, ऐसी भी कोई बात नहीं है कि उनकी इच्छा नहीं है रखना, ठीक है ना। बट गवर्नमेंट हैव्स अ फिस्कल कांस्टेंट जिसके कारण गवर्नमेंट को मजबूरी में डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, ठीक है। सो नीदर वन नॉट टू शुड बी द राइट आंसर। ओके, सो अगला क्वेश्चन है इकोनॉमिक ग्रोथ। जब अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो क्या होती है? इकोनॉमिक ग्रोथ जब होती है ना, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो साथ साथ में इन्फ्लेशन भी आती है कि मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, है ना। तो ये दोनों एक साथ आती है, क्लियर। इसीलिए इकोनॉमिक्स में व्हेन एवर यू आर गोइंग टू सॉल्व द इन्फ्लेशन प्रॉब्लम, तो आप जब देखोगे इससे ये होता है, इससे ये होता है, और फिर पता चलेगा कि वो सर्किल बन जाता है। सो इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों एक साथ होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है मतलब दैट मीन्स कि पैसे आ रहे हैं, मनी सप्लाई बढ़ रही है, मनी सप्लाई अगर हो रही लोगों के पास में आ रही तो वो इन्फ्लेशन होगा ही होगा, दोनों एक साथ में होते हैं। लोअरिंग बैंक रेट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है? बैंक रेट को कम कर रहा है। तो बैंक रेट होता क्या है, ठीक है ना। आरबीआई जो कोऑपरेटिव बैंक को लोन देती है ना, दैट्स अ बैंक रेट, है ना। तो ये होता है। सो अगर मान लीजिए कि सिंपल सी बैंक रेट हो गई,
नाउ अगर बैंक रेट को कम कर दिए, तो बैंक रेट को कम कर दिया मतलब इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया, तो इंटरेस्ट रेट को कम करेगा तो क्या होगा, लोन ज़्यादा लेंगे, है ना, लोन ज़्यादा होगा, लोन ज़्यादा होगा तो लोगों के पास पैसे ज़्यादा होंगे, पैसे ज़्यादा होंगे तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी तो मोर लिक्विडिटी होगा मार्केट में। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो आपको डेवलप की है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड यूएन ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड यूएनडीपी सपोर्ट, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती है, डिप्राइवेशन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, एसेट एंड सर्विस एट हाउस होल्ड लेवल, ये होती है। दूसरा, परचेजिंग पावर पैरिटी एट नेशनल लेवल पे क्या है वो देखी जाती है, और एक्सटेंट ऑफ बजट डेफिसिट एंड जीडीपी ग्रोथ नेशनल लेवल पे। तो अगर आप मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकाल रहे हो तो इसकी डायमेंशन जो है हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना। सो ये हो जाएगा आपका डिप्राइवेशन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड एसेट्स एंड सर्विस एट हाउस होल्ड लेवल, दैट्स अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, हाउसिंग है कि नहीं, सैनिटेशन है कि नहीं, ड्रिंकिंग वाटर क्या नहीं, परचेजिंग पावर ऑफ पैरिटी और इसका कुछ लेना देना नहीं है। सो वन ओनली इज द आंसर। अगर आप ये देखेंगे तो इसकी जो डायमेंशन है हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ में न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी है, और एजुकेशन में है ईयर्स इन स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस, देन कुकिंग, फ्यूल, सैनिटेशन, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में जो जो चीज़ें ज़रूरत पड़ती है वो चीज़ें है कि नहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्पेसिफिक स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एसोसिएटेड विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या हो जाएगा, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होता है कि पहले जैसे मान लीजिए कि हाई बर्थ रेट थी और हाई डेथ रेट थी, फिर धीरे धीरे वो लो बर्थ रेट लो डेथ रेट आई, तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में क्या होगा। तो पहले इनिशियली जो बर्थ रेट भी हाई बर्थ रेट हाई बर्थ रेट रही होगी, और हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट रही होगी, डेथ रेट भी हाई रही होगी। ठीक है। सो बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई रही होगी, बिकॉज मेडिकल की उतनी व्यवस्था नहीं थी, और यहाँ पे जो आपको फैमिली प्लानिंग वाली चीज़ें हैं वो सब भी नहीं थी, लोग एजुकेटेड नहीं थे, तो पहले इनिशियली स्टेज में हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट हुई होगी। ठीक है ना। फिर धीरे धीरे जैसे सिचुएशन ठीक हुई तो बर्थ रेट, तो मेडिकल की सिचुएशन सही हुई तो बर्थ रेट तो फिर उतनी ही रह गई, एंड डेथ रेट जो है सो मरने की संख्या, डेथ रेट जो है सो कम हो गई जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई। देन थर्ड फेज में क्या होता है कि बर्थ रेट भी लो हो गई क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन्स आ गई, बहुत सारी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह आ गई, तो लो बर्थ रेट हो गया एंड लो डेथ रेट भी होगा। सो दिस इज द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेज कैपिटल गेन कब कब देना पड़ेगा। सो कैपिटल गेन क्या है कि अगर आपकी जो कैपिटल एसेट्स हैं, है ना, उसमें अगर आपको इंक्रीज होती है दैट्स अ कैपिटल गेन, और उस पर टैक्स होता है। क्लियर। सो नाउ व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट, अगर किसी प्रोडक्ट की सेल बढ़ जाती है तो कैपिटल गेन, ऐसा कुछ नहीं है। व्हेन देयर इज ए नेचुरल इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी अमाउंट, आपके पास बिल्डिंग है और उसकी प्राइसेस बढ़ गई है तो वो आपको जो परचेज प्राइस है उससे ज़्यादा हो गई है ना। सो गेन जो होगा वो आपको जो लोअर परचेज प्राइस और हायर सेलिंग प्राइस के बीच में आपका जो होगा गेन, तो दैट्स अ कैपिटल गेन, है ना। उस कैपिटल से आपने जो गेन किया है उस पर टैक्स देनी पड़ती है, तो बिल्कुल ये सही है। व्हेन यू परचेज अ पेंटिंग एंड देयर इज अ ग्रोथ इन इट्स वैल्यू ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलरिटी, तो ये भी आपको कैपिटल गेन टैक्स में होगा। वैसे मान लीजिए कि आपने कुछ पुराने कॉइन रखे हैं, बाद में उसकी वैल्यू बढ़ जाती है ना, तो उसी तरह जो है सो अगर आपने कोई पेंटिंग रखी है उसकी ड्यूरिंग कुछ टाइम के बाद आपको जब वो पुरानी हो जाती है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो उस केस में भी आपको देनी पड़ेगी कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स वुड रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई, बढ़ानी है, सिंपल सी बात है। तो मनी सप्लाई बढ़ानी तो क्या करेंगे, परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक। अब आप एक बात समझिए इसमें कि जो गवर्नमेंट मनी सप्लाई बढ़ानी है मतलब मार्केट में हमें पैसे ज़्यादा चाहिए, ठीक है, मनी सप्लाई बढ़ानी है, तो मनी सप्लाई बढ़ानी तो क्या करेंगे हम, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को क्या करेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को हम बेचेंगे कि खरीदेंगे, परचेज करेंगे। क्यों परचेज करेंगे, खरीदेंगे क्यों, क्योंकि अगर खरीदेंगे तो गवर्नमेंट से मैंने पीपल है, इससे अगर हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेगी आरबीआई, ठीक है ना। सो आरबीआई अगर इससे खरीद रही है गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो इसके बदले में इसको क्या देगी, मनी, है ना, तो मनी देगी तो मनी सप्लाई क्या होगी, बढ़ेगी। सो परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर कर रही है पब्लिक से सेंट्रल बैंक तो वो मनी सप्लाई को बढ़ा रही है, पहला तो बिल्कुल सही है। डिपॉजिट ऑफ करेंसी इन कॉमर्शियल बैंक बाय द पब्लिक, पब्लिक अगर अपने पैसे को कॉमर्शियल बैंक में जाके जमा कर देती है ना, तो उससे क्या मनी सप्लाई बढ़ेगी इकोनॉमी में, नहीं, सारे लोग अपना पैसा सेविंग कर रहे हैं तो मनी सप्लाई कैसे बढ़ेगी, तो दिस इज ऑल्सो नॉट राइट।
बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट पैसे कर्ज ले रही है, तो गवर्नमेंट कर्ज ले रही है तो ऐसा माना जाता है कि गवर्नमेंट अगर कर्ज ले रही है तो हाँ, तो वो आपको लोगों में खर्च करेगी, है ना, तो वो मनी सप्लाई बढ़ सकती है। ठीक है। सेल ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अभी मैंने बता दिया कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज करने से होगा, बेचने से नहीं होगा। बेचेंगे अगर हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो हम आपसे पैसा लेकर के वो सिक्योरिटी देंगे, तो उससे मनी सप्लाई नहीं बढ़ेगा। सो 1 and 3 इज द आंसर। अगला क्वेश्चन है कि इसमें से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है। देख लीजिए आप एफडीआई पे कितने क्वेश्चन पूछे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्लूड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। सब्सिडरीज ऑफ फॉरेन कंपनी, अगर फॉरेन कंपनीज की कोई सब्सिडरी इंडिया में खोली जा रही है तो आप मैनेजमेंट को ला रहे हो, तो दैट्स ऑल। 10% से ज़्यादा आप अगर कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, सो दैट्स कम्स अंडर द एफडीआई, है ना, मैनेजमेंट आपके हाथ में है। देन मेजोरिटी फॉरेन इक्विटी होल्डिंग इन इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी में अगर आप आपकी इक्विटी ज़्यादा है, मतलब कि आपने किसी कंपनी के 40-50% शेयर खरीद लिए, 51% से ज़्यादा खरीद लिए, 50 से ज़्यादा, तो शेयर होल्डिंग आपकी ज़्यादा है किसी कंपनी में, दिस इज ऑल्सो कम्स अंडर द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई। देन कंपनीज एक्सक्लूसिवली फाइनेंस बाई फॉरेन कंपनी, कोई कंपनी को अगर पूरी फाइनेंस कर रही है कोई फॉरेन कंपनी, तो दिस ऑल्सो कम्स अंडर द एफडीआई। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये तो अलग होती है एफपीआई, सो ये 10% तक ही होती है, तो ये तो गलत हो गया। सो 1, 2 and 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन कौन होते हैं उसमें। सो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जो आपको मैंने बताया था कि प्लानिंग कमीशन की जो रिपोर्ट को, प्लानिंग कमीशन जो प्लान करती थी उसको अप्रूव फाइनल ये करती थी, तो उसके जो इसमें जो जो चीज़ होते थे वो प्राइम मिनिस्टर तो होते ही थे, सो प्राइम मिनिस्टर होते थे। फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन वगैरह नहीं होते थे, ठीक है ना। इसमें यूनियन कैबिनेट के मिनिस्टर होते थे और चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते थे, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स ऑफ द यूटी, ये सब होते थे इसमें। एंड सम मेंबर्स ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑल्सो, नॉट ऑफ फाइनेंस कमीशन, ठीक है। सो 1, 3 and 4 इज द राइट आंसर। बाकी एक्सप्लेनेशन में आपको दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है टू ऑब्टेन फुल बेनिफिट्स ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड व्हाट शुड इंडिया डू। मतलब क्या कहना है कि हमारा जो 15 से 64 वर्ष के लोग हैं उसको फुल बेनिफिट है, मतलब कि सारे लोग वर्क कर रहे हैं उसके, तो उसके लिए इंडिया को क्या करना चाहिए। तो ये कैसे होगा, प्रमोटिंग द स्किल एंड डेवलपमेंट, उसको स्किल्ड करेंगे, तो बिल्कुल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वही होता है ना, कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मतलब कि जो भी डेमोग्राफिक डिविडेंड है, मतलब जितने लोग काम कर सकते हैं उनको आपको क्या करना है, स्किल वगैरह दे दो। सोशल सिक्योरिटी स्कीम देने से आपको फुल पोटेंशियल नहीं मिलेगी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट प्राइवेटाइजेशन करने से नहीं होगा, इट्स टू प्रमोट स्किल डेवलपमेंट। आप अगर सबको स्किल डेवलप करोगे तो डिमांड के अनुसार से स्किल डेवलप करोगे तो वो आपको फुल बेनिफिट कंट्री में देंगे, है ना, और जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेंगे। राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइस, अब प्राइस क्यों महंगा मतलब ज़्यादा हो रहा है, मनी सप्लाई ज़्यादा हो गया, लोगों के पास पैसे ज़्यादा हैं तो भी प्राइस बढ़ेगी, क्योंकि डिमांड तब बढ़ेगी, है ना। देन ऐसा भी हो सकता है कि जो मशीन किसी भी कारण से अगर प्रोडक्शन कम कर देते हैं तब भी अगर प्राइस आपको बढ़ जाती है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और प्राइस सप्लाई कम है, तो उस केस में भी होती है। और डिमांड अगर बढ़ जाती है तब भी आपको प्राइस बढ़ जाती है। सो तीनों के तीनों आंसर होगा, आसान सा क्वेश्चन है। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी। सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन मतलब मनी सप्लाई ज़्यादा क्यों होगा, मनी सप्लाई किस में ज़्यादा होगा, मनी सप्लाई ज़्यादा किस में होगा, सिंपल सा याद रखो। तो रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेप्ट, अगर पब्लिक डेप्ट को रीपेमेंट कर दिए तो मनी सप्लाई ज़्यादा होगा, या इस टाइप के क्वेश्चन हमने किया था एक बार और पूछा था। सो बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक से, या ये सो क्रिएटिंग न्यू मनी टू फाइनेंस द बजट डिफिसिट, बजट डिफिसिट को करने के लिए अगर हम नई करेंसी बनाते हैं तो उससे ज़्यादा होगा, क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए हमारा जो डिफिसिट है ना, उसको हटाने के लिए, बजट डिफिसिट को फाइनेंस करने के लिए हमने क्या किया, नई मनी करेंसी छाप ली है, तो उससे ज़्यादा आपको जो है सो इन्फ्लेशनरी होगी, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सप्लाई ऑफ मनी रिमेनिंग द सेम व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर मनी देयर विल बी, तो क्या होगा। देखिए अब ये कह रहा है आपसे, क्वेश्चन ये है कि सप्लाई ऑफ मनी रिमेनिंग सेम, मनी की सप्लाई जो है सो सेम रहेगी, है ना, और ज़्यादा मनी की सप्लाई नहीं बढ़ानी है, तो मनी की सप्लाई जो है सो मनी की सप्लाई कांस्टेंट है, ठीक है। सो अब अगर मान लीजिए डिमांड बढ़ गया, व्हेन देयर इज ए इंक्रीज इन डिमांड फॉर मनी, मनी की डिमांड अगर बढ़ जाएगी तो क्या होगा, डिमांड अगर बढ़ गया तो अ फॉल इन द लेवल ऑफ प्राइस कम जाएगा, देयर विल बी अ फॉल इन द लेवल ऑफ प्राइस डिमांड अगर बढ़ गई तो प्राइस तो कम होगा ही नहीं। एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट,
पैसे की डिमांड ज़्यादा हो गई, मनी की सप्लाई कम है बट पैसे, मतलब कि आपके पास 100 रुपये है बट डिमांड आपको 120 रुपये की हो गई, तो आप क्या करोगे, क्या होगा? आप रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करोगे या रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज करोगे, या लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, देयर विल बी एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना? तो इसमें से क्या होगा? तो स्वाभाविक है कि अगर पैसे की ज़्यादा डिमांड हो जाएगी तो इंटरेस्ट रेट जो है सो आपको इंक्रीज कर जाएगी। सो इसमें आंसर बी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक ग्रोथ इन ए कंट्री, कोई कंट्री है उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ विल नेसेसरली, कब बोलेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया? जब टेक्निकल प्रोग्रेस होगा तब बोलेंगे, या पॉपुलेशन बढ़ जाएगा तो बोलेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ कर गया, या कैपिटल फॉर्म हो जाएगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, या वॉल्यूम ऑफ ट्रेड की वॉल्यूम बढ़ेगी तो। सो इट्स अ कैपिटल की अगर ज़्यादा फॉर्मेशन हो जाती है तो हम समझेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ। जैसे आप अगर आप पैसे अर्न कर रहे हो और आप उसको खा जा रहे हो तो फिर वो नहीं हुआ आपका इन्वेस्टमेंट, और एक तो ग्रोथ आपको नहीं कहा जाएगा। इफ़ अगर आप जो पैसे अर्न कर रहे हो देन फिर आप उसको अर्न करके एंड कुछ कैपिटल बना रहे हो, लैंड ले रहे हो, फ्लैट ले रहे हो, तो दैट कम्स अंडर द ग्रोथ हुआ है आपका। इफ़ द इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीज इन इकोनॉमी, इंटरेस्ट रेट जो है सो कम हो रहा है तो क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोन लोग ज़्यादा लेंगे तो मनी सप्लाई बढ़ेगी। ये तो एक पहलू हो गया। अब क्वेश्चन देखते हैं, डिक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ एक्सपेंडिचर, अगर इंटरेस्ट रेट मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो कंजम्पशन, जब पैसे लोगों के पास में होगा तो कंजम्पशन क्यों होगा, कम क्यों होगा? टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होगा। टैक्स कलेक्शन, अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज कर देंगे तो टैक्स कलेक्शन कम होगा। इंक्रीज द टैक्स कलेक्शन, तो उससे इंक्रीज करेगा टैक्स कलेक्शन, ऐसा कुछ नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट इन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे, बिकॉज बेसिकली इंटरेस्ट रेट जब कम कर रहे हैं तो जो कंपनियां होंगी वो भी लोन लेगी ज़्यादा, है ना? तो उसमें क्या करेगा? इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, है ना? इन्वेस्टमेंट लोग ज़्यादा करेंगे किसी भी बिजनेस वगैरह में। देन इसमें से नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या है? पहला क्वेश्चन हमने नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का किया था कि जो इंटरेस्ट पेमेंट होती है, सैलरीज, पेंशन, सब्सिडीज और डिफेंस एक्सपेंडिचर, इट्स ऑल कम्स अंडर द नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ठीक है? ये पहले हम लोगों ने किया था, है ना? ठीक है, सब्सिडी जो फूड फर्टिलाइज़र की होती है, ये सब, इसमें कोई प्लान नहीं होती। जो पहले से जो चीज़ें हुई रहती है उसका अगर पेमेंट करनी है तो वो सब आपको नॉन प्लान्ड होती है, और जो अब नई काम कोई करनी है तो वो आपको प्लान्ड एक्सपेंडिचर में आता है। वेंचर कैपिटल का मतलब क्या होता है? सो वेंचर कैपिटल जो होता है एक लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल प्रोवाइड किया जाता है ना, वो स्टार्टअप को, ठीक है ना? तो ये लॉन्ग टर्म स्टार्टअप कैपिटल प्रोवाइडेड टू अ न्यू एंटरप्रेन्योर्स को दिया जाता है, उसको बोलते हैं वेंचर कैपिटल। अगला है कि विथ रेफरेंस टू द इन्फ्लेशन इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इन्फ्लेशन के बारे में पूछा है, बोल रहा है कि कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इंडिया इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली, सिर्फ गवर्नमेंट की ये आपको ड्यूटी है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ नो रोल इन कंट्रोलिंग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करती है, ये आपको पता ही है ना? तो ये भी गलत हो गया, ये भी गया। डिक्रीज मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन में क्या होता है कि मनी सप्लाई बढ़ गया, तो मनी सप्लाई को अगर हम कम कर देंगे तो इन्फ्लेशन कम जाएगा। तो आप देख रहे हो कि क्वेश्चन इन्फ्लेशन पे कितने सारे पूछे हैं, बस थोड़ा टाइप डिफरेंट कर देते हैं बट क्वेश्चन वही है। अगेन देयर हैज़ बीन परसिस्टेंट डेफिसिट बजट ईयर आफ्टर ईयर, बजट डेफिसिट हो रही है, मतलब जो हम रिसिप्ट जो है उससे ज़्यादा हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो बजट डेफिसिट हो गई, है ना? कि तो इसके लिए विच ऑफ द फॉलोइंग, तो हम क्या करेंगे कि रिड्यूस डेफिसिट हमारा कम हो जाए, तो हम क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए कि हम खर्चा कम कर देंगे, पहले तो हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम कर देंगे, क्योंकि हमारा जो इनकम है ना, डेफिसिट, बजट डेफिसिट क्या हो गया कि हमारा जो इनकम है और हमारे जो खर्चे हैं वो जो है सो उसमें डिफरेंस है। तो अगर हम खर्चे कम कर देंगे तो हमारा डेफिसिट कम हो जाएगा, तो बिल्कुल ये सही है। देन दूसरा क्या है? नया नया वेलफेयर स्कीम करेंगे। भाई नया नया वेलफेयर स्कीम अगर करेंगे तो फ्री में चीज़ें देनी पड़ेगी, फ्री में चीज़ें देनी पड़ेगी तो और बजट डेफिसिट बढ़ेगी, खर्चे बढ़ रहे हैं, तो हमें क्या करना है? खर्चे कम करने हैं, तो दूसरा तो ऐसे ही गलत हो गया। देन रेशनलाइजिंग सब्सिडी को रेशनलाइज करेंगे, और एक्सपेंडिंग इंडस्ट्री को एक्सपेंड करेंगे। सो व्हाट शुड बी द आंसर? एक्सपेंडिंग इंडस्ट्री को एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा? अगर इंडस्ट्रीज को एक्सपेंड करना है तो क्या होगा? गवर्नमेंट के पैसे लगेंगे, तो पैसे हमको तो लगाना नहीं, सब्सिडी को कम करना है, तो ये 1 and 3 शुड बी द आंसर। अगला क्वेश्चन है कि एफआरपी जो शुगर केन की होती है वो कौन अप्रूव करता है? तो ये हमने बात कर लिया था, ये एक्चुअली डिसाइड कौन करती है अगर बात करोगे
तो इट्स अ CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेज। बट हु अप्रूव्ड, तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है ना। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना ये लॉन्च किया गया था, ये किस चीज़ के लिए लॉन्च किया गया था? तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए लॉन्च किया गया था। वर्ल्ड का सबसे बड़ा इनिशिएटिव था फाइनेंशियल इंक्लूजन का, 2014 में ये लॉन्च किया गया था, है ना, कि सबको आपको एक बैंक अकाउंट ओपन करना है। सो प्रोवाइडिंग हाउसिंग लोन के लिए था, वेमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए इट्स अ प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री। क्लियर? अगेन कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपीज़ का मतलब क्या होता है? कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपीज़ का मतलब बीइंग एबल टू कन्वर्ट रुपी नोट्स इनटू गोल्ड, नहीं। अलाउिंग द वैल्यू ऑफ रुपी टू बी फिक्स्ड बाय मार्केट फोर्स, गलत। फ्रीली परमिटिंग द कन्वर्सन ऑफ रुपी टू अदर करेंसी एंड वाइस वर्सा, सो सी शुड बी द आंसर। अगला क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टैब्लिश नीति आयोग। नीति आयोग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टैब्लिश किया था 2015 में, है ना, 1 जनवरी 2015 को आपको नीति आयोग बनी थी। वो आपको प्लानिंग कमीशन को हटा करके, किसको हटा के की गई थी? प्लानिंग कमीशन को हटा करके। और उसकी पहली मीटिंग कब हुई थी? 8 फरवरी 2015। अगला क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में क्वेश्चन है। इसमें हम लोग ने क्वेश्चन किया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये काउंसिल ये बनाई थी आपको, और इसकी आइडिया रघुराम राजन कमेटी बनी थी 2008 में। 2008 में जो रघुराम राजन कमेटी बनी थी, उन्होंने ये आइडिया दिया था कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आपको ये काउंसिल बनाना चाहिए, है ना। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को वो पूरा देखेगा कि फाइनेंशियल एबिलिटी जो वगैरह जो पूरी फाइनेंशियल सेक्टर इंडिया में है उसको सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। सो इट इज़ एन ऑर्गन ऑफ द नीति आयोग। नीति आयोग का ऑर्गन है, बिल्कुल गलत है। ये 2010 में बना था, उस समय नीति आयोग था भी नहीं। ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में आती हैं, उसको फाइनेंस मिनिस्टर जो है उसके चेयरमैन होते हैं। सो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा हेड किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। और माइक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन ऑफ इकोनॉमी में आपको स्टेबिलिटी कैसे हो उसको अपना ये सुपरवाइज करते हैं, ठीक है। सो सेकेंड एंड थर्ड शुड बी द आंसर। अगला क्वेश्चन है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना पे क्वेश्चन है। तो अटल पेंशन योजना में एक चीज़ याद रखना, 18 से 40 वर्ष के लोगों के लिए ही अटल पेंशन योजना है, और 1000 से 5,000 रुपये तक मिलती है 60 साल पूरे होने के बाद में। और इनकी जो कंट्रीब्यूशन होती है 42 रुपया से लेकर के, वो डिपेंड करता है कि कितने एज के आप हो, तो 42 से 291 रुपया तक आपको पर मंथ देने होते हैं, ठीक है। सो 1000 से 5000 तक में, ठीक है ना। 60 साल के बाद आपको मिलेगा। अगर आपकी डेथ हो जाती है तो स्पाउस को आपको मिलेगा, और उसके बाद जो है सो दोनों डेथ कर जाते हैं, जो कॉर्पस फंड होगा वो नॉमिनी को मिल जाएगा। क्लियर? ठीक है। सो इट इज़ ए मिनिमम गारंटी पेंशन स्कीम मेनली टारगेटेड टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स, बिल्कुल सही है। ओनली 1 मेंबर ऑफ फैमिली कैन ज्वाइन द स्कीम, सिर्फ एक मेंबर फैमिली का इसको ज्वाइन कर सकता है। एंड सेम अमाउंट ऑफ पेंशन इज गारंटी फॉर द स्पाउस फॉर लाइफ टाइम, तो दिस इज ऑल्सो राइट। ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही मेंबर हो सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ भी प्रोविजन नहीं है। सो आंसर शुड बी 1 और 3। बाकी मैंने डिटेल आपको अटल पेंशन योजना का दे दिया है। अगला क्वेश्चन है स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है आपको SC ST और विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए लॉन्च की गई थी। तो ये तो बिल्कुल सही है। इट पर्पस इज टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमॉन्ग SC ST एंड विमेन एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। SC ST और विमेन जो 18 साल से ऊपर के होंगे उसको। बट ये सिर्फ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट का है। नाउ व्हाट इज द ग्रीन फील्ड? 2 तरह की होती है। वन इज द ब्राउन फील्ड, जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें अगर आपको कुछ करना है ना, मरम्मत करना है, कुछ नई चीज़ें मशीन खरीदनी है, दैट्स कम्स अंडर द ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड एकदम नया शुरू करना है, तो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए ये आपको मिलती है आपको लोन। इट प्रोवाइड्स फॉर रिफाइनेंस थ्रू, ये सिडबी के थ्रू लोन मिलती है, तो ये बिल्कुल सही है। सो 1 और 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इस पर क्वेश्चन हम लोगों ने किया है कि मुद्रा योजना में क्या किस चीज़ के लिए लॉन्च किया गया था। तो आसान सा क्वेश्चन है, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, मतलब स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को लोन देने के लिए। तो इसमें 3 तरह की लोन मिलती थी, आपको पता होगा, शिशु, देन किशोर और तरुण। तो इसमें आपको 50,000 तक शिशु को मिलते थे, और 50,000 से 5 लाख तक किशोर को, और 5 लाख से 10 लाख तक तरुण को। तो ये आपको ध्यान रखना है लोन के लिए। बाकी मैंने आपको डिटेल दे दी है। अगला क्वेश्चन है उदय स्कीम। उदय स्कीम के बारे में है। सो देख लो स्कीम्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या वो पूछता है UPSC। उदय स्कीम 2015 में लॉन्च किया गया था। ये किस चीज़ की लॉन्च किया गया था? ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने लॉन्च किया था कि जो डिस्कॉम थी, जो आपको पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी,
वो उनको कर्जे में चल रही थी, तो उनको बोला कि भाई ठीक है, आपकी एफिशिएंसी बनी रहे, है ना, तो इसलिए आपको बोला कि चलो एक काम करते हैं, आपकी जो कर्जे हैं वो हम खरीद लेते हैं, है ना। तो 75% जो है, 75% डेब्ट्स जो है सर डिस्कॉम्स के जो कर्जे थे, है ना, तो वो स्टेट को बोला कि आप ले लो, ठीक है ना, और 25% डेब्ट जो था वो बोला कि बॉन्ड के फॉर्म में इशू कर दो, ठीक है। सो इसमें आपको फंडिंग मिलती है, जैसे आपको IPDS से, इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम से, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना से मिलती है। सो इसमें क्या हो गया, प्रोवाइडिंग टेक्निकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी 2018 तक करना है, प्रोवाइडिंग फॉर फाइनेंशियल टर्न अराउंड एंड रिवाइवल ऑफ द पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। अब आप एक चीज़ समझना कि जितनी भी स्कीम पूछ रहा है उसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा है कि मुद्रा स्कीम पूछा था तो पूछा था किस चीज़ के लिए है, स्टैंड अप इंडिया उदय पूछा किस चीज़ के लिए है, स्टैंड अप इंडिया पूछा, इसमें बेसिक पूछा था किसके लिए है बेसिकली, है ना। तो आपको जो याद रखना है, आप देख लो जितनी भी स्कीम पूछा है उसमें बेसिकली किसके लिए है ना। और तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़नी, बेसिक डिटेल आपको थोड़ी बहुत याद रहेगी तो क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। देन आपको डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन है, DMF जो है वो एक ट्रस्ट बनाई गई थी, एक ट्रस्ट बनाई गई। तब होता क्या है कि नॉन प्रॉफिट बॉडी है, माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट एक्ट 2015 आई थी, है ना, उसमें आपको एक DMF करके ट्रस्ट बनाई गई। उसमें क्या था कि जो एरिया है जहाँ पे माइनिंग होती है, तो यहाँ पे अगर माइनिंग हो रही है तो इसके चारों तरफ के एरिया के जो इफेक्टेड लोग होंगे, है ना, तो उनके लिए उनकी ये फंड जो कंट्रीब्यूशन होगी वो उनके लिए कुछ आपको वर्क करेंगे, है ना। सो ये जो खुला था, क्या ये इसलिए खुला था कि प्रमोटिंग मिनरल एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी, नहीं, ये आपको वेलफेयर के लिए खुला हुआ था। नाउ अब ये कौन करेगा, ये कंट्रीब्यूशन जो होल्डर्स होंगे, जो आपको माइन को रखते होंगे, वो लोग इसमें पैसे देंगे, है ना, जितना सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा। तो क्लियर। देन प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन अफेक्टिंग माइनिंग ऑपरेशन जो हो रही है, उससे जो लोग अफेक्टेड हो रहे हैं उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए फंड यूज किया जाएगा। ऑथराइजिंग स्टेट गवर्नमेंट टू इशू लाइसेंस, नहीं, ये सब कोई बात नहीं है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का मेन वर्क था कि जो मिनरल एरिया है वहाँ पे जो लोग इफेक्टिव है उनके लिए आपको वर्क करना। तो आप समझ सकते हो कि स्कीम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पूछा कि स्वयं एंड इनिशिएटिव, स्वयं का क्या एम है। मैक्सिमम जो स्कीम पे क्वेश्चन आता है उसमें आपको मेन चीज़ें पूछी जाती है कि ये किस चीज़ के लिए ये स्कीम था, ठीक है। सो स्वयं स्कीम जो आई थी वो आपको स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, अगर फॉर्मूला भी याद होगा तो आपको ये आपको आराम से ये क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पे टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स वगैरह प्रोवाइड की जाती थी। सो प्रमोटिंग द सेल्फ हेल्प ग्रुप, नहीं, ये पढ़ाई से रिलेटेड थी। प्रमोटिंग द एजुकेशन एंड हेल्थ ऑफ एडोलेसेंट गर्ल, ये पर्टिकुलर कोई एडोलेसेंट गर्ल के लिए नहीं था। अफोर्डेबल एंड इक्वलिटी एजुकेशन टू द सिटीजन फॉर फ्री में, मतलब वीडियो में आपको हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे थे, ठीक है ना। सो वहाँ पे मटेरियल भी मिलेगा ऑनलाइन, ठीक है ना। तो ये जो है सो आपको वीडियो की प्रोवाइड करने की स्वयं इनिशिएटिव थी। तो बेसिक आपको पता होना था कि व्हाट इज अबाउट स्वयं। देन डिजी लॉकर है। अब डिजी लॉकर क्या है, डिजी लॉकर जो है समटाइम सीन इन द न्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इट इज अ डिजिटल लॉकर सिस्टम ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत गवर्नमेंट ने कहा कि आप अपनी डॉक्यूमेंट्स को डिजिटली रख सकते हो। जैसे आपके पास में लाइसेंस नहीं है तो आप डिजी लॉकर ओपन करके यू कैन शो द लाइसेंस, है ना। इट अलाउज यू टू एक्सेस योर ई डॉक्यूमेंट्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ फिजिकल लोकेशन, आप कहीं पे भी हो, आप कहीं पर से लोकेशन से ये कर सकते हो। बेसिक जो डिजी लॉकर का जो भी स्कीम होती है उसकी बेसिक पर्पस अगर आपको याद होगा तो क्वेश्चन बन जाता है। सो 150-200 पेज स्कीम पढ़ करके बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, ठीक है ना। स्कीम देखिए और उसको समझिए कि इस स्कीम किस चीज़ के लिए है, बस। मिशन इंद्रधनुष, अब ये बोल रहा है कि मिशन इंद्रधनुष किस चीज़ के लिए आया था। तो आपने जितनी भी स्कीम देखी है अभी तक उसमें आपने यही पाया होगा कि बेसिक ये पूछ रहे हैं कि किस चीज़ के लिए। नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मार्ट सिटीज़ के लिए था, अर्थ लाइक प्लैनेट को सर्च करने के लिए था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए था, इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन एंड प्रेग्नेंट वीमेन। ये आपको 2014 में मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया गया था। 2017 में IMI लॉन्च किया, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, ठीक है। डिटेल आपको दी होगी बट नो नीड टू रीड। कोई भी स्कीम होगा आपको पढ़ना क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ना है कि ये किस चीज़ के लिए थी, ठीक है। नाउ NPCI हेल्प्स इन प्रमोटिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन इन कंट्री, तो ये बिल्कुल सही है। NPCI ही आपको IMPS, भीम, रुपे, आधार इनेबल पे सिस्टम, ये सारी जो स्टार्ट की है वो NPCI की थी।
की है। एनपीसीए नॉन प्रॉफिट कंपनी है। एनपीसीआई पे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी सॉल्व किए हैं। एनपीसीआई ने रुपे कार्ड लॉन्च किया था, ये भी सही बात है, 2012 में आपको लॉन्च किया था रुपे, विच इज़ द 7th पेमेंट गेटवे इन द वर्ल्ड। सो दोनों के दोनों आपके सही है। अगेन द क्वेश्चन ऑन यूपीआई, मोबाइल वॉलेट विल नॉट बी नेसेसरी फॉर द ऑनलाइन पेमेंट। डिजिटल करेंसी यूपीआई से कुछ रिलेटेड नहीं है। रिप्लेस द फिजिकल करेंसी, दोस्त बोल रहा है कि जो हम यूपीआई को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यूपीआई का यूज कर रहे हैं, तो उससे क्या फ़ायदा हो रहा है? उसका फ़ायदा यही है कि दोस्त 2 दशक में हम डिजिटल करेंसी जो है सो पूरा फिजिकल करेंसी को रिप्लेस कर देगा, तो ऐसा तो कभी होगा नहीं। एफडीआई इनफ्लोज जो है सो इंक्रीज कर जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ सब्सिडीज तो पुअर पीपल विल बिकम, ये तो आपको अकाउंट है तो उससे हो जाएगा। सो मोबाइल वॉलेट की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट आप यूपीआई नंबर दो और उससे आपको डायरेक्ट आपके अकाउंट से उसके अकाउंट में पेमेंट चला जाएगा। सो देयर नो नीड ऑफ वॉलेट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है उसके बारे में है। इट डिसाइड द आरबीआई बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, ये डिसाइड करती है आरबीआई बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, जितनी रेपो रेट वगैरह जितनी भी रेट होती है ये सब डिसाइड करती है ना मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। नाउ ये कह रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 12 मेंबर्स हैं। जब भी डिजिट देखो तो थोड़ा सा सोचो, ठीक है। उसमें गवर्नर ऑफ आरबीआई होते हैं एंड इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी ईयर। पहली बात तो है ये क्वेश्चन गलत है, बिकॉज जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसमें 12 मेंबर है नहीं, इट्स अ 6 मेंबर। ठीक है ना। 3 आरबीआई के होते हैं इंक्लूडिंग गवर्नर और 3 गवर्नमेंट के होते हैं। ठीक है ना, तो ये तो गलत हो गया। देन इट फंक्शंस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। सो दिस इज नॉट यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, इसके चेयरमैन नहीं होते हैं। ठीक है ना, आरबीआई के आपको गवर्नर होते हैं। सो व्हाट इज द राइट आंसर? 1 ओनली। अगला क्वेश्चन है नेशनल पेंशन सिस्टम। अब देखो ये अगेन स्कीम पे पूछा है ना। नेशनल पेंशन सिस्टम में कुछ चीज़ें दी हुई है, बोल रहा है कि नेशनल पेंशन सिस्टम में कौन ज्वाइन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ इंडियन रेजिडेंट सिटीजन ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि 21 से 55 वर्ष के लोग ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ, ऐसा कुछ एज नहीं दिया हुआ है। तो पहला तो ये गलत हो गया। ऑल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय ज्वाइनिंग द सर्विसेज आफ्टर डेट ऑफ नोटिफिकेशन बाय रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट। जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट जब नोटिफाई करेगी तो सारे, जब ये स्टार्ट हुई थी नेशनल पेंशन सिस्टम है ना, तो ओल्ड वाले पेंशन स्कीम चल रहा था, तो इसमें क्या था कि हम सेंटर अपना रहा था और बोला स्टेट को अगर आपको अपनाना है तो अपनाओ। तो उस समय जितनी भी स्टेट थे उनको लगा फ़ायदा है तो उन्होंने अपना लिया। बट बाद में धीरे धीरे जो है सो अब जो देख रहे हो कि अब सब रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है ना, बट उस समय सारी स्टेट ने खुद से अपनाई थी। 1 जनवरी 2004 को ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, एनपीएस 2009 से ये सबके लिए खोल दिया गया है ना। तो सी शुड बी आंसर। ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंक्लूडिंग दोज ऑफ आर्म फोर्स ज्वाइनिंग द सर्विस ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2004। तो आर्म फोर्स के लिए तो पहले से ही था, आर्म फोर्स के लिए इसमें एनपीएस नहीं आया था। सो ये आर्म फोर्स गलत हो गया। और अब कोई भी ज्वाइन कर सकता है, इट्स नॉट अबाउट द इंडियन सिटीजन। एनपीएस में कोई भी पैसा डाल सकता है। सो ऑल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय ज्वाइनिंग द सर्विस आफ्टर द डेट ऑफ नोटिफिकेशन बाय रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट वो करेगा। ठीक है। अगला है गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में है। सो इसमें डाटा पूछा है कि इट विल रिप्लेस मल्टीपल टैक्स कलेक्टेड मल्टीपल ऑथोरिटीज एंड विल दस क्रिएट अ सिंगल मार्केट इन इंडिया। बिल्कुल सही है, क्योंकि जीएसटी को इंट्रोड्यूस ही किया गया था कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े, क्योंकि जो आपको जितनी मल्टीपल टैक्स जो सब जगह कलेक्ट हो रहा है उसको एक जगह क्रिएट कर देना था। तो बिल्कुल पहला सही है। इट विल ड्रेस्टिकली रिड्यूस द करेंट अकाउंट डिफिसिट ऑफ इंडिया एंड विल इनेबल टू इंक्रीज इट्स फॉरेन एक्सचेंज। अब ये जो है सो ड्रेस्टिकली मतलब एकदम जो है सो कम कर देगा, अचानक से कम कर देगा और फॉरेक्स रिजर्व को बढ़ा देगा, ऐसा कुछ नहीं है। इट विल इनॉर्मसली इंक्रीजेज द ग्रोथ एंड साइज ऑफ इकोनॉमी, या अचानक से और ओवरटेक चाइना को ओवरटेक कर जाएगा, इसके लिए खोला गया। तो ऐसी कुछ बात नहीं थी। जीएसटी का जो मेन एडवांटेज है वो ये है कि जो मल्टीपल टैक्सेस थी उसको एक जगह कर दी गई। 2017 में आया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट के बारे में कुछ चीज़ें दी है। तो बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट कब आई थी? 1988 में। सो बेनामी ट्रांजैक्शन उसको बोला जाता था कि जो ट्रांजैक्शन किसी और के नेम पे होगा। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई नौकर वर्क कर रहा है, कोई सर्वेंट है, एंड आपने उसके नाम पे लैंड ले लिया, ठीक है ना, और उसके नाम पे लैंड ले लिया और उसको पता भी नहीं है। सो ओनर को पता भी नहीं है और उनको कि हमारे नाम पे ली गई है कोई बिल्डिंग, ठीक है ना, और जो मेन पर्सन है वो उसके आर में छुप रहा है, उसको यूज कर रहा है। सो अ प्रॉपर्टी
ट्रांजेक्शन इज नॉट ट्रीटेड एज ए बेनामी ट्रांजेक्शन, द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉट अवेयर ऑफ द ट्रांजेक्शन। ऐसा कुछ नहीं है, उसको बेनामी हम मानेंगे। हम तो कह ही रहे हैं कि बेनामी में ओनर्स जो जिसके नाम पे लिए हैं वो अवेयर नहीं होता है, ठीक है। सो फर्स्ट तो रॉन्ग हो गया। देन प्रॉपर्टीज हेल्ड बेनामी आर लेवल फॉर कॉन्फिस्केशन, गवर्नमेंट उसको कॉन्फिस्केट कर सकती है ना, जब्त कर सकती है, तो ये बिल्कुल सही है ना। और द एक्ट प्रोवाइड द 3 ऑथोरिटीज फॉर इन्वेस्टिगेशन बट डज नॉट प्रोवाइड फॉर एनी एपेलेट मैकेनिज्म। सो ये आपको नहीं, ये आपको एपेलेट मैकेनिज्म PBPT जो प्रोविजन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन एक्ट है उसके अंतर्गत एक एपेलेट ट्रिब्यूनल की बात की हुई है, ठीक है ना। सो ये आपको ध्यान रखना है। सो दिस शुड बी रॉन्ग, तो 1 ओनली इज द आंसर। नॉट प्रोवाइड है, ये गलत है। अगला है कि टैक्स रेवेन्यू एज परसेंट ऑफ GDP ऑफ इंडिया हैज स्टीडली इंक्रीज। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि स्टीडली जब भी आती है तो वो टैक्स टू GDP रेशियो का मतलब क्या हो गया कि नेशन की जो टैक्स रेवेन्यू है ना, इकोनॉमी के रेस्पेक्ट में बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो वो रेशियो करता है कि व्हाट इज़ योर GDP, आपकी GDP में और कितनी है और उसमें टैक्स का क्या परसेंटेज है। मतलब आपको मान लीजिए कि GDP 1 लाख रुपये है टोटल, है ना। सो 1 लाख में आपको 2,000 रुपये टैक्स आ रहा है, तो 2,000 1 लाख का 2,000 मतलब इतना परसेंट जो है, सो दैट्स अ रेशियो, है ना। तो ये हो गया। फिजिकल डिफिसिट एज परसेंट ऑफ GDP ऑफ इंडिया हैज स्टेडली इंक्रीज, लास्ट डिकेड में इंक्रीज की है। स्टेडली जब भी आती है तो पूरा इंक्रीज नहीं, इंक्रीज करती है और डिक्रीज करती है, तो नीदर आंसर होगा। उन्नत भारत अभियान की क्या एम थी? अगेन देखो पूछ रहा है कि आपकी एम क्या थी। तो उन्नत भारत अभियान जो थी वो आपको इसमें क्या था कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जब चल रहा था तो उसमें कम्युनिटी बेस्ड ट्रेनिंग, ये क्या कहते हैं, कम्युनिटी बेस्ड रिसर्च की बात की गई थी। इसमें क्या था कि जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो आसपास में जो रूरल एरिया होगा वहाँ पे क्या इशूज हैं उसको देख करके उसके अकॉर्डिंग रिसर्च करेंगे। सो कम्युनिटी बेस्ड पार्टिसिपेटरी रिसर्च ये था। सो कनेक्टिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन विथ लोकल कम्युनिटीज टू एड्रेस डेवलपमेंट चैलेंजेस थ्रू अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, मतलब आपको क्या क्या इशू है उसको देख करके और हम आपको प्रोवाइड करेंगे उसकी टेक्नोलॉजी। तो दैट्स अ उन्नत भारत। अभी 2.0 स्टार्ट हुआ है इसलिए न्यूज़ में था। अगला है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, NIIF, ये न्यूज़ में था। NIIF है ये आपको, ये लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, नाम से क्लियर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉन्ग टर्म से मतलब कैपिटल देती है। ये है, इसमें क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट का 49% स्टेक है और बाकी जो है आपको फॉरेन और डोमेस्टिक इन्वेस्टर वगैरह दे रहे हैं, ठीक है। 2015 में सेट किया गया था। सो इट इज़ एन ऑर्गन ऑफ नीति आयोग। अगेन दिस इज रॉन्ग, गवर्नमेंट ने सेट किया था, कोई नीति आयोग का ये नहीं है, मुंबई में इसके हेडक्वार्टर है। इट हैज़ ए कॉर्पस ऑफ 4 लाख करोड़। ये कुछ वैसे भी लग रहा है कि ऐसा इट्स नॉट पॉसिबल कि इतना बड़ा अमाउंट होगा। सो नीदर 1 नॉट 2, ऐसा कुछ नहीं है कि 4 लाख करोड़ है। अगला है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? आप देख रहे हो ना कि जो स्कीम पूछी जा रही है उसकी जनरली कि व्हाट इज द पर्पस, क्या है उसका, है ना। सो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, जिसको पोषण भी बोलते हैं, पोषण अभियान भी बोलते हैं, ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ विमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें क्या है, जिसमें आंगनवाड़ी सर्विस जो आ जाती है, प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना, स्वच्छ भारत मिशन, सबको मर्ज किया गया हुआ है। सो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन का मेन जो है कि जो चिल्ड्रेन है 0 से 6 ईयर्स तक को, उसको आपको न्यूट्रिशनल देने हैं, न्यूट्रिशनल चीज़ें प्रोवाइड करना। जो एडोलेसेंट गर्ल है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, लैक्टेटिंग मदर है, उन सबको आपको प्रोवाइड करना न्यूट्रिशंस, ठीक है। स्टंटिंग को कम करना, जो बौनेपन आ जाती है, अंडर न्यूट्रिशन, एनीमिया, है ना, ये सारी चीज़ों को कम करना है, ठीक है। टू क्रिएट अवेयरनेस रिलेटिंग टू मैल न्यूट्रिशन एमंग प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर, बिल्कुल सही है। टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ एनीमिया, है ना, खून की कमी एडोलेसेंट गर्ल और वुमेन में, ये भी सही है। मिलेट की कंजम्पशन को प्रमोट करना, ऐसा कुछ नहीं है। और पोल्ट्री एग्स को प्रमोट करना, ऐसा कुछ नहीं है। सो 1 and 2 शुड बी द आंसर। अगला क्वेश्चन है कि विद्यांजलि योजना का क्या पर्पस है? सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ विद्यांजलि? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक स्कीम लाई थी जिसमें कहा गया था कि जो अगर कोई पर्सन चाहता है, जैसे कोई स्कूल का एल्यूमिनी है, कोई रिटायर्ड टीचर है, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, कोई प्रोफेशनल है, इफ़ ही सी वांट कि हम जा करके स्कूल में पढ़ाएं तो फ्री में पढ़ा सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की आपको कम्युनिटी प्राइवेट और प्राइवेट सेक्टर के इन्वॉल्वमेंट से स्कूल में
पढ़ाई कराना। ये आपको विद्यांजलि का है, इतना याद रखें। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। टू इनेबल द फेमस फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओपन, फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे कैंपस खुलवाने के लिए स्कीम है, गलत। टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइडेड इन गवर्नमेंट स्कूल बाय टेकिंग हेल्प फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर एंड द कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब आप बैठे हुए हो, आप रिटायर कर गए हो, तो आप जा करके फ्री में वहाँ पे पढ़ाओ। विद्यांजलि 2.0 अभी पोर्टल लॉन्च हुआ है ना। टू इनकरेज वॉलंटरी मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम प्राइवेट इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन सो एज टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल। देखो जो विद्यांजलि जो योजना थी उसमें ऐसा कुछ नहीं था, बट विद्यांजलि 2.0 ये आंसर तो हो जाएगा आपका ए। बट विद्यांजलि 2.0 पोर्टल जो लॉन्च किया गया है उसमें डोनेशन की बात है, कंट्रीब्यूशन की बात है, CSR के से भी कंट्रीब्यूशन लेने की बात है, ठीक है ना, स्कूल को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये लाइन अगर आज की बात में बोलेंगे सो 2 and 3 बोथ शुड बी राइट विद्यांजलि 2.0 में, ठीक है, मैंने लिख दिया है। अगला है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कौन सी सही है पूछ रहा है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेजेस एंड सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी बट नॉट एनी स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो आपको क्या करती है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं। डेब्ट मैनेजर जो है सो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का RBI, ठीक है ना। सो RBI जो है स्टेट गवर्नमेंट का भी डेब्ट को मैनेज करता है और सेंट्रल का भी करता है, बट दोनों की अलग अलग एग्रीमेंट है, ठीक है। सो तो पहला तो होगा नहीं, स्टेट गवर्नमेंट का भी आपको मैनेजमेंट करती है, ठीक है। दूसरा क्या है, ट्रेजरी बिल आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देयर आर नो ट्रेजरी बिल इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। आपको भी पता है कि ये बिल्कुल सही है कि ट्रेजरी बिल जो है सो स्टेट गवर्नमेंट नहीं इशू करती है। ट्रेजरी बिल ऑफर्स आर इशूड एट अ डिस्काउंट फ्रॉम द पार वैल्यू। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। जैसे मान लीजिए कि होता क्या है, जैसे 91 दिन का ट्रेजरी बिल है, 91 दिन 182 दिन और 364 दिन की होती है, एक साल से कम की। अब 91 दिन की ट्रेजरी बिल है तो एक हम कूपन आपको दे रहे हैं, उस पर लिखा हुआ है 100, लेकिन अब फेस वैल्यू इसकी 100 है, तो ये हमने इशू कर दिया 98 रुपीज़ में। तो वो जो आप जब 91 दिन के बाद आओगे तो हम आपको 100 रुपये दे देंगे, ठीक है। सो ट्रेजरी बिल ऑफर आर इशूड एट अ डिस्काउंट फ्रॉम द पार वैल्यू। जो ये वैल्यू है फेस वैल्यू उससे डिस्काउंट पे मिलता है, तभी तो आप जब मैच्योरिटी में आओगे तो हमको 100 देंगे। सो 2 and 3 शुड बी द आंसर, ठीक है। अगला है इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटल रियल GNP में इंक्रीज अगर हो रही है, डू नॉट कनोट ए हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बोलता है कि GNP में इंक्रीज करना इकोनॉमिक ग्रोथ को नहीं दर्शाता है, सिंपल सा बात है। GNP में इंक्रीज करना लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नहीं होता है। सो नो फर्स्ट तो बताओ कि GNP होता क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि GNP जो होता है वो ग्रॉस डोमेस्टिक में नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड को अगर ऐड कर देते हैं तो वो GNP नेट आ जाता है, क्योंकि हम GDP में तो सारी चीज़ें कर लिए एंड देन GNP में आपको नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड कि जो हमारे यहाँ फॉरेनर काम करते हैं, जो वहाँ पे करते हैं, उसको हटाएंगे। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मैंने आपको बताया था कि सिर्फ इकोनॉमिक इम्प्रूवर नहीं होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी लोगों की बढ़नी चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़नी चाहिए। सो ये क्यों हो रहा है कि GNP का पर कैपिटा बढ़ रहा है बट फिर भी नॉट कोनोट हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल आउटपुट फेल्स टू कीप विद द एग्रीकल्चर आउटपुट और इंडस्ट्रियल आउटपुट दोनों एक साथ नहीं चल रहा है, बिल्कुल गलत है। एग्रीकल्चर आउटपुट फेल्स टू कीप विद द, ये भी गलत है, क्योंकि गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है ना। इम्पोर्ट्स ज़्यादा बढ़ रहा है, ये सब रीजन नहीं है। सबसे बड़ी क्या है कि कितना भी ये बढ़ रहा है हमारी GNP, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तब तक नहीं होगा जब तक अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाएगी। सो अगर गरीबी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो पूरी तरह से इसका मतलब हो गया कि जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है रियल GNP जो है सो सबके लिए नहीं फैल रहा है, नॉट एडिक्वेटली स्प्रेड टू ऑल, ठीक है। सो C शुड बी द आंसर। अगला है कि अटल इनोवेशन मिशन किसके अंदर में सेट किया गया है। सो नीति आयोग के अंदर में सेट किया गया था, इसमें अटल टिंकरिंग लैब वगैरह, ठीक है ना, कि इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप जो है सो पूरी कंट्री में फैलाने के लिए, तो ये तो पता ही है। अगला है इन अ गिवन ईयर इन इंडिया ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन्स आर हायर इन सम स्टेट। कुछ स्टेट में ऑफिशियल जो गरीबी है वो ज़्यादा होती है और कुछ स्टेट में कम होती है। व्हाट इज़ द रीजन। जो पॉवर्टी क्या होता है, पॉवर्टी होता है कि इनकम जो लेवल है, तो जैसे मान लीजिए कि 2011 की अगर हम गणना देखें सो 21.9% वहाँ के सेंसस से पता चलता है कि हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहती हैं। नो गरीबी क्या है, एक कंडीशन है जहाँ पे हमारे
जो लोग हैं उसके पास इतनी पैसे नहीं होती है कि वो अपनी बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर पाए, ठीक है ना। सो पॉवर्टी रेट्स वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, प्राइस लेवल वेरी फ्रॉम स्टेट, ग्रॉस स्टेट प्रोडक्ट वेरीज, क्वालिटी ऑफ पब्लिक, ग्रॉस स्टेट प्रोडक्ट रेट ज़्यादा हो गया दैट डजंट मीन की पॉवर्टी कम हो जाएगी, तो दिस इज रॉन्ग। क्वालिटी ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के क्वालिटी से कुछ नहीं होगा। पॉवर्टी रेट्स कहीं पे वैरी नहीं करती, सब जगह एक जैसी है। प्राइस लेवल वैरी स्टेट टू स्टेट करती है, इसके कारण ये होती है, ठीक है। अगला है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017। 1968-61 में मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आई थी, फिर आपको 2017 में आपको ये चेंज की गई है। तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, उसमें क्या है कि जो वैसे विमेन के एम्प्लॉयमेंट को रेगुलेट करने के लिए बनाई गई थी बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, ठीक है ना, बच्चे के जन्म से पहले और बाद में। तो उसमें अब क्या कर दिया है उन्होंने, अभी का याद रखो, 26 वीक आपको पेड लीव कर दिया आफ्टर चाइल्ड बर्थ, ठीक है ना। सिर्फ बायोलॉजिकल मदर को, अगर मान लीजिए एडॉप्टिव मदर होगा तो उनको 12 वीक मिलेगा, बायोलॉजिकल होगा तो 26 वीक मिलेगा, ठीक है ना। और इसमें एक चीज़ और ऐड किया गया है कि आप वर्क फ्रॉम होम भी दे सकते हो, ठीक है ना, ठीक है। नाउ इसमें क्या है, 2 बच्चे तक को मिलेंगे, उसके बाद आपको कम हो जाएंगे, फिर 50 जिस इस्टेब्लिशमेंट में 50 से ज़्यादा लोग होंगे वहाँ पे आपको क्रेच फैसिलिटी है बच्चों को खेलने वाली, है ना। और उसमें क्रेच में आपको 4 बार विजिट के लिए अलाउ करना पड़ेगा, ठीक है, और रेस्ट करने के लिए भी। प्रेग्नेंट वुमेन आर इंटाइटल फॉर 3 मंथ्स प्री डिलीवरी एंड 3 मंथ्स पोस्ट डिलीवरी पेड लीव। 3 मंथ पेड डिलीवरी ये 26 वीक की है ना। सो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, इट्स 26 वीक की है। इंटरप्राइजेज विद क्रेच मस्ट अलाउ द मदर मिनिमम 6 क्रेच विजिट, नहीं 6 नहीं, इट्स 4 क्रेच विजिट। वुमेन विद 2 चिल्ड्रेन गेट रिड्यूस्ड एंटाइटलमेंट, अगर 2 चिल्ड्रेन से ज़्यादा है तो उसको फिर 26 वीक नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, ठीक है ना। टू इनकरेज द पीपल टू डिलीवर लेस बेबीज। नाउ अगला क्वेश्चन है, इसको आंसर सही है, पूछ रहा है कि परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट्स आर कैलकुलेटेड बाय द प्राइस ऑफ द सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन डिफरेंट कंट्रीज। तो बिल्कुल ये सही है ना। व्हाट इज द परचेजिंग पावर पैरिटी, जैसे मान लीजिए कि बिस्लेरी की बोतल यहाँ पे 75 रुपीज़ में, लेट अस अज्यूम कि 25 रुपये दे रहा है, 3 खरीद पा रहे हैं, है ना। और यूएस में अगर आपको $1 में, मतलब $1 इज इक्वल टू 75 हम मानते हैं, वहाँ पे आपको 2 खरीद पा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इस 75 रुपये में वहाँ पे 2 खरीद पा रहे हैं और यहाँ पे 3 खरीद पा रहे हैं। तो दिस इज द परचेजिंग पावर पैरिटी, मतलब आपकी रुपये की क्या वैल्यू है वहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको वहाँ पे कुछ बास्केट्स ऑफ गुड्स और यहाँ के, और फिर हम देखते हैं कि क्या परचेजिंग पावर है ना। इन टर्म्स ऑफ पीपीपी डॉलर्स इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और इसमें इंडिया जो है सो 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ऐसा कुछ नहीं है। सो 1 ओनली इज द आंसर। पीपीपी में आपको चाइना जो है सो वर्ल्ड का लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अगला क्वेश्चन है, इफ अनदर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हैपन इन द नियर फ्यूचर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन पॉलिसीज आर मोस्टली लाइकली टू गिव सम इम्यूनिटी। अगर मान लीजिए ऐसा कोई ग्लोबल क्या कहते हैं उसको, ग्लोबल क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस अगर फ्यूचर में होती है तो क्या करना चाहिए इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया को नॉट डिपेंडिंग ऑन द शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग, इंडिया को शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। तो ये है। दूसरा क्या है, ओपनिंग अप टू मोर फॉरेन बैंक, ज़्यादा से ज़्यादा आपको फॉरेन बैंक करेंगे, ठीक है ना। बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन बैंक खोलेंगे तो पैसा तो आ जाएगा, है ना, और एफिशिएंट बैंकिंग सर्विस भी आ जाएगा, बट ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से कैसे इम्यूनिटी करेगा, है ना। तो ये तो और कुछ नहीं करेगा, क्योंकि ये तो और ज़्यादा डिपेंडेंट रहेगा कि अगर यूएस में कुछ हो रहा है, यूएस की बैंक है तो यहाँ पे और ज़्यादा डिफेक्ट करेंगे, तो ये तो ज़्यादा और फाइनेंशियल क्राइसिस के समय में दिक्कत करेगी, है ना। सो ज़्यादा फॉरेन बैंक से खोलने से हमारा ग्लोबल क्राइसिस हट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट हमारा पैसा तो आ जाएगा। फुल कैपिटल अकाउंट अगर कर देंगे तो क्या कुछ होगा क्या? अगर मान लीजिए कैपिटल अकाउंट मेंटेनिंग फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, अभी हमारा फुल नहीं है, करेंट अकाउंट फुल कन्वर्टिबिलिटी है, तो अब इसमें फुल कैपिटल में क्या हो गया, मतलब कि आपको फ्रीडम दे दी है कि आप कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो बिना किसी कांस्टेंट का, कोई मतलब नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, जितना अमाउंट मन है आपको कन्वर्ट करते चलो। सो फॉरेन एसेट बनाते चलो, ठीक है ना, यहाँ पे आओ, जितना मन है उतना बनाते चलो। तो इससे भी क्या होगा ना, कैपिटल आउटफ्लूज होगा, है ना। फाइनेंशियल क्राइसिस समय में लोग भागेंगे तो डोमेस्टिक फाइनेंशियल सिस्टम को ख़राब करेगा। तो फुल कैपिटल कन्वर्टिबिलिटी इज नॉट ऑल्सो हेल्पिंग इंडिया को। जो
शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग है वो आपको पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, लॉन्ग टर्म पे हो, शॉर्ट टर्म पे नहीं होना चाहिए। तो दिस शुड बी द आंसर। तो उससे क्या हो जाएगा कि अगर मान लीजिए कुछ रिस्क भी आती है तो आपको लेटर टाइम में आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आप 1 लाख रुपया आप अपने बैंक में जो पैसा रखे हो, डिमांड डिपॉजिट है ना, वो आप बैंक में से निकाल लेते हो, तो मनी सप्लाई, एग्रीगेट मनी सप्लाई में क्या इफेक्ट पड़ेगा ना। व्हाट इज द एग्रीगेट मनी सप्लाई? M3। ठीक है, तो M3 क्या होता है? करेंसी विद द पब्लिक, देन डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट, यही होता है। सो मान लीजिए, आप सोचिए कि इतना M3 होता है, सो एग्रीगेट मनी सप्लाई M3। नाउ मान लीजिए कि डिमांड डिपॉजिट से आप 1 लाख निकाल लिए, ठीक है, और 1 लाख रुपया निकाल लिए। सो 1 लाख रुपये निकाले तो कहाँ चला गया? डिमांड डिपॉजिट से निकाल दिए, बैंक से निकाल लिए, बट करेंसी आपके हाथ में जो पैसे है वो तो रह गया। तो बेसिकली यहाँ से निकाल के यहाँ चला गया, मतलब यहाँ की एंट्री यहाँ चली गई, तो कोई फ़र्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। तो ये आपको अनचेंज हो जाएगा। 1 लाख रुपया निकाले हम डिमांड डिपॉजिट से, बैंक से निकाल लिए, करेंसी इन हैंड रख लिए। सो करेंसी इन हैंड इज ऑल्सो कम्स अंडर द एग्रीगेट मनी सप्लाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बजट के साथ, अलॉन्ग विद द बजट, द फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो प्लेसेस अदर डॉक्यूमेंट्स। पार्लियामेंट में और भी डॉक्यूमेंट्स रखते हैं जिसको कहते हैं जैसे कि द माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैंडेटरी आपको देना पड़ेगा। ये किसने कहा था? तो देखिए, पहले हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे आर्टिकल 112 है। सो व्हाट इज द 112? आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करती है। 110(1) में बताया जाता है कि कौन सा बिल मनी बिल होगा, वो होगा। 113 में ये बताया जाता है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कौन कौन सी एक्सपेंडिचर कंसोलिडेटेड फंड से निकाला जाएगा, है ना। सो ये है आपको, तो ये हो गया। देन लॉन्ग स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री में ऐसा चलता आ रहा है इसलिए जमा करते हैं, ऐसा नहीं है। FRBM एक्ट आई थी 2003 में, तो वहाँ पे ये आपको लाई गई थी कि इंडिया के फिजिकल डेफिसिट कम हो एंड ओवरऑल जो पब्लिक फंड की मैनेजमेंट हो वो सही हो। तो उसमें उसके लिए 2003 में FRBM एक्ट लाई गई थी। और FRBM एक्ट में ये था कि भाई बजट के साथ साथ आपको 3 डॉक्यूमेंट्स रखने हैं। उसमें एक था द मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी, एक था फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट, और एक था मैक्रो इकोनॉमिक। तो ये जो है सो ये मैंडेट जो किया गया है वो FRBM एक्ट के तहत से, द मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, द फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट और द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, तीनों याद रखेंगे। अगला है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, जिसमें शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट मिलती है फार्मर्स को, वो उसका पर्पस क्या था? तो भाई किसान क्रेडिट स्कीम, किसान को अगर लोन दे रहे हैं तो व्हाट शुड बी द पर्पस? वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट्स को मेंटेन करने के लिए वर्किंग कैपिटल, ठीक है, जो हमारा कुछ फार्म एसेट्स हैं उसको मेंटेन करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए पैसे चाहिए, तो उसके लिए। परचेज ऑफ कंबाइंड हार्वेस्टर, ट्रैक्टर और मिनी ट्रैक्टर्स वगैरह खरीदने के लिए दिया जाता है। सो परचेज ऑफ कंबाइंड हार्वेस्टर, ट्रैक्टर खरीदने के लिए नहीं। तो किसान क्रेडिट कार्ड जो है सो शॉर्ट टर्म क्रेडिट जो दी जाती थी वो स्मॉल सपोर्ट के लिए दी जाती, ना कि आपको ट्रैक्टर और ट्रक खरीदने के लिए दी जाती थी। तो दिस शुड बी रॉन्ग। देन कंजम्पशन रिक्वायरमेंट ऑफ फार्म हाउस होल्ड, इसमें ये है। देन पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस जो होंगे उसके लिए, और कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउस एंड सेटिंग ऑफ विलेज कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी। सो विलेज कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी के लिए तो होगा नहीं। सो 2 and 5 शुड नॉट बी द आंसर। सो अगर आंसर बात करें सो 1, 3 and 4। सो किसान क्रेडिट कार्ड है कि किसान को, आपको जो फार्म हाउस होल्ड जो हैं उनकी कंजम्पशन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, जो फार्म एसेट्स हैं उसको मेंटेनेंस करने के लिए, क्योंकि स्मॉल अमाउंट होता है, और पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंस को ये करने के लिए, ठीक है ना, पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंस को बियर करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी आफ्टर द 1991 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या हुआ था? 1991 की इकोनॉमिक जब लिबरलाइजेशन होती तो क्या हुई थी? वर्कर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की थी अर्बन एरिया में और रूरल एरिया में डिक्रीज की थी, ऐसा हुआ था क्या? ऐसा कुछ नहीं है। प्रोडक्टिविटी जो है सो डिपेंड्स ऑन द एफिशिएंसी, और आपके पास में क्या रिसोर्स है उससे प्रोडक्टिविटी होती है। जैसे मान लीजिए कि आप अगर वुडन प्लग को चला रहे हो और आप स्टील प्लग को चला रहे हो, या आप मशीन से कोई भी चीज़ें बना रहे हो और आप हाथ से बना रहे हो, तो डिफरेंस तो वो तो दिक्कत होगी। सो ये तो ऐसा कुछ नहीं था, है ना। सो द परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ रूरल एरियाज इन द वर्क फोर्स, रूरल एरिया की जो परसेंटेज है वो बढ़ गई नहीं। जो आपको लिबरलाइजेशन हुई तो सबसे ज़्यादा आपको अर्बन में बेनिफिट हुई थी। अगला क्या है? इन रूरल एरिया द ग्रोथ ऑफ द नॉन फार्म इकोनॉमी, ये बिल्कुल हुआ था कि फार्मिंग से, एग्रीकल्चर से लोग शिफ्ट करके
नॉन फार्म इकोनॉमी में इंडस्ट्रीज वगैरह सर्विस रिलेटेड टू एग्रीकल्चर वहाँ पे फोकस करने लगे थे, इसीलिए एग्रीकल्चर की अब ये हालत हो गई, सर्विस में हम लोग टॉप चले गए। द ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज, रूरल एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ रेट डिक्रीज की, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि अर्बनाइजेशन होने लगा था ना, तो वहाँ पे अर्बन में ज़्यादा बढ़ रही थी। सो इट्स 3 और 4 शुड बी राइट एंड बाकी सब गलत होंगे। अगला है कि साइबर इंश्योरेंस जो इंडिया में होती है, कोई इंडिविजुअल कराता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें कवर होती है, ये आपसे पूछ रहा है। तो साइबर इंश्योरेंस में क्या क्या कवर होती है? रिस्टोरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इन केस ऑफ मालवेयर डिसरप्टिंग एक्सेस टू वंस कंप्यूटर, अगर मालवेयर अटैक कर दिया है ना, सो आपके बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए साइबर इंश्योरेंस की जाती है कि अगर आपको साइबर अटैक आपकी कंप्यूटर पे होती है तो उससे आपको सॉल्व करता है। उसमें क्या क्या चीज़ें कवर होती है, जैसे आपकी प्राइवेसी लीक हो गई, डाटा हो गई, कोई ई थेफ्ट लॉस हो गया, या आपकी मालवेयर से डिस्टर्ब हो गया तो उसकी रिस्टोरेशन हो गया। बट इसमें इट्स नॉट अबाउट द कि हम कॉस्ट ऑफ न्यू कंप्यूटर सम विल फुली डैमेज इट, अगर आपको कोई आकर के कंप्यूटर तोड़ देता है तो वो साइबर इंश्योरेंस में नहीं आता है। मतलब कोई आया आपके कंप्यूटर को तोड़ दिया है ना, विलफुली जानबूझ करके, ठीक है ना, तो वो आपको उसमें साइबर में नहीं आएगा। बेसिक चीज़ें थी और आंसर आपका 1, 3 और 4 हो जाता। कोई कंप्यूटर को तोड़ दे रहा है अगर, तो स्वाभाविक है वो उसका साइबर इंश्योरेंस में नहीं आएगा, उसका फिर आप दूसरी इंश्योरेंस कराओ। कॉस्ट ऑफ हायरिंग स्पेशलाइज कंसल्टेंट टू मिनिमाइज द लॉस इन केस ऑफ साइबर एक्सटोर्शन, अगर हो रही है तो स्पेशलाइज को हायर करने का कॉस्ट, कोर्ट ऑफ लॉ में डिफेंस करने का, तो ये सब हो सकता है। बट नया कंप्यूटर, अगर कोई कंप्यूटर आके तोड़ देता है तो नया कंप्यूटर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो होगा, जो स्टेट गवर्नमेंट का असाइन होता है, वो किसके द्वारा होता है? फाइनेंस कमीशन के द्वारा, एनडीसी के द्वारा, इंटर स्टेट काउंसिल के द्वारा, या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? हमारे संविधान की आर्टिकल 269 में लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर की टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन, ठीक है ना, टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम शैल बी लिव्ड एंड कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब एग्रीकल्चर जो होगा वो आपको स्टेट लिस्ट के 46 नंबर में आता है, तो स्टेट गवर्नमेंट एग्रीकल्चर पे इनकम टैक्स लगा सकती है। सो इट इज पावर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया रूरल इनकम आर जनरली लोअर दैन द अर्बन इनकम। रूरल इनकम जो है वो आप कम होता है अर्बन इनकम से, इसका कारण क्या होगा? पहला है, अ लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स आर इलिटरेट एंड नो लिटिल अबाउट साइंटिफिक एग्रीकल्चर। चूँकि फार्मर इलिटरेट है इसलिए रूरल इनकम जो है सो कम होता है, पहला तो ये है। दूसरा है कि प्राइस ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स आर लोअर दैन द मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट। ये बिल्कुल हो सकता है कि जो रूरल में क्या होता है, प्राइमरी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होती है, प्राइमरी प्रोडक्ट होती है, एग्रीकल्चर में प्राइमरी होती है, और तो उसकी कॉस्ट बहुत कम होती है। जैसे चिप्स के लिए आलू 2 रुपये लेते हैं और फिर चिप्स बेचते हैं 20 रुपये में 5 ग्राम, ठीक है ना। सो ये तो होगा ही होगा। इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर हैज़ बिन लो व्हेन कंपेयर टू लोग एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं और इंडस्ट्री में कर रहे हैं ज़्यादा, और रूरल में ज़्यादा लोग जो है सो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं। सो इलिटरेसी से इसका कुछ लेना देना ही है, ठीक है। सो 2 और 3 द आंसर। इंडस्ट्री में लिटरेसी की भी ज़रूरत है, बट इस पर बहुत ज़्यादा लेना देना बहुत बड़ा रीजन ये नहीं है। रीजनल डिस्पैरिटीज इन इंडिया आर हायर हैव बिन राइजिंग इन। अभी रीजनल जो डिस्पैरिटीज है ना, वो ज़्यादा बढ़ रहा है इंडिया में। क्यों बढ़ रहा है? कि कुछ जगहों पे आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है। पहला तो ये है, सम एरियाज आर एग्रो क्लाइमेटिक लेस कंड्यूसिव टू डेवलपमेंट। कुछ एरिया जो है वो आपको विकास के लिए कम अनुकूल है, ये भी कारण है। तो बिल्कुल सही है, कुछ जगह पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही है, कुछ स्टेट में, कुछ प्लेसेस पे। कुछ एरिया जो है सो एग्रीकल्चर के लिए अच्छा है, कुछ एरिया जो है सो बुरा है, ये भी है। सम एरियाज कंटिन्यू टू फेस लिटिल और नो एग्रीरियन ट्रांसफॉर्मेशन एंड द कंसिक्वेंट लैक ऑफ सोशल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। कुछ एरिया है जिसमें एग्रीरियन ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सही से नहीं हुआ है, ठीक है ना। सम एरियाज हैव फेस्ड कंटिन्यूअस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इनडायरेक्टली आपको कर सकता है, बट डायरेक्टली जो है सो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में कुछ ऐसा योगदान नहीं है। सो आंसर शुड बी 1, 2 और 3। अगला है कि टर्मिनेटर सीड टेक्नोलॉजी। फार्मर्स आर अनहैप्पी ओवर द इंट्रोडक्शन ऑफ टर्मिनेटर सीड टेक्नोलॉजी। जब आई थी तो फार्मर लोग नाखुश थे। क्यों नाखुश थे? क्योंकि सीड जो प्रोड्यूस होती है इस टेक्नोलॉजी के द्वारा, वो क्या होता है, पुअर जर्मिनेशन होती है, लो यील्डिंग प्लांट देती है, या सेक्सुअली स्टेराइल बांझ प्लांट है ना, स्टेराइल प्लांट्स को जन्म देती है,
या इनकैपेबल ऑफ फॉर्मिंग वायबल सीड्स को कैपेबल नहीं होती है फॉर्म करने के लिए ये। सो द टर्मिनेटर जीन जो है स्पेसिफिक जीन है जो सीड में लगाई जाती है, और एक बार ये हो जाता है तो वो क्या करता है, ये सीड एंड क्रॉप को प्रोड्यूसेज स्टेराइल, है ना, मतलब कि फार्मर जो है सो उस सीड को फ्यूचर क्रॉप्स के लिए नहीं रख सकता है, ठीक है ना। मतलब पहले क्या होता था कि आप उस सीड को आप रख सकते थे पहले के लिए, तो अब क्या है कि इसमें टर्मिनेटर सीड टेक्नोलॉजी में जो सीड आती है उसको आप रख नहीं सकते हो फ्यूचर के लिए, तो आपको फिर से रिपर्चेज करना पड़ेगा, तो इसलिए फार्मर्स अनहैप्पी है। सो इट गिव राइज टू सेक्सुअली स्टेराइल प्लांट्स। द करेक्ट सीक्वेंस एंड डिक्रीजिंग आउट ऑफ द 4 सुगर केन प्रोड्यूसिंग, तो द टॉप की कौन सी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका। सो उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र कर्नाटका नहीं है किसी में, ठीक है, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र कर्नाटका शुगर केन। अगला क्वेश्चन है कौन सा सही है पूछ रहे हैं, रिगार्डिंग द प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलोज ए प्रोक्योरमेंट टारगेट रदर देन द ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट। कहने का अर्थ है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो प्रोक्योरमेंट फूड ग्रेन को जो प्रोक्योर करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये आपको एक फिक्स रहती है कि हमको इतना खरीदना है, ऐसा नहीं कि जितना ला रहे हो उतना खरीद रहे हो, ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंसिस मिनिमम सपोर्ट प्राइस ओनली फॉर सेरेल्स, सिर्फ सेरेल्स के लिए करती है ये, तो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंसिस मिनिमम सपोर्ट प्राइस ओनली फॉर सेरेल्स, ठीक है। सेकंड गलत हो गया, सिर्फ सेरेल्स के लिए नहीं करती है। तीसरा है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अंडर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम व्हीट एंड राइस आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट यूनिफॉर्म सेंट्रल इशू प्राइस टू द स्टेट। टीपीडीएस के अंतर्गत में आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है सो स्टेट को इशू प्राइस पे, सेंट्रल इशू प्राइस पे आपको व्हीट एंड राइस देती है, ये दोनों सही है। सो 1 and 3 शुड बी राइट, 2 तो होगा ही नहीं कि ओनली फॉर सेरेल्स तो होगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया कंटिन्यूज टू बी डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑयल सीड इन द कंट्री बिकॉज इंडिया जो है अभी ऑयल सीड की रिक्वायरमेंट के लिए इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि फार्मर्स प्रीफर टू ग्रो फूड ग्रेन्स विथ हाईली रिम्यूनेटिव सपोर्ट प्राइस। चूँकि एमएसपी है तो जो राइस एंड इस पर एमएसपी है तो उसमें एमएसपी आपको दी जाती है, इसलिए वो जो है सो फार्मर्स जो है सो चाहते हैं कि फूड ग्रेन को ज़्यादा प्रोड्यूस करें, तो ये बिल्कुल सही है। देन मोस्ट ऑफ द कल्टिवेशन ऑफ ऑयल सीड क्रॉप्स कंटिन्यू टू बी डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। जो ऑयल सीड क्रॉप्स को कल्टिवेशन के लिए रेनफॉल की ज़रूरत है, जो वहाँ पे यहाँ पे रेनफॉल उतनी ज़्यादा नहीं है सही से, ठीक है ना, कोई फिक्स नहीं है। देन वायल्स फ्रॉम द सीड्स ऑफ फ्री ओरिजिन एंड राइस ब्रान हैव रिमेन्ड अनएक्सप्लॉयटेड, ठीक है ना। जो वायल्स जो है सो वो आपको जैसे राइस ब्रान वगैरह है वो अभी तक पूरी तरह से अनएक्सप्लॉयटेड है, उतनी तरह से ठीक से लोगों ने एक्सप्लॉयट नहीं किया, इस कारण से भी इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ता है। इट इज़ फार चीपर टू इम्पोर्ट ऑयल सीड दैन टू कल्टिवेट, ये इंपोर्ट करना ज़्यादा सस्ता है रैदर दैन कि इसको उपजाना, तो ये सारी चीज़ें हैं। सो ऐसा कुछ नहीं है। सो आंसर इज 1, 2 and 3। प्रॉफिट कम है इसमें, लाइक बाकी जगह चीज़ों पे प्रॉफिट ज़्यादा है, इसलिए लोग उपजाते नहीं हैं। एंड मेनली जैसे इंडिया में ऑयल सीड की कल्टीवेशन जो है सो रिलाई ऑन द रेनफॉल्स पे है ना। सो बट हमारे यहाँ जो जितनी भी क्रॉप्स ग्रोन होती है उसकी 70% जो है रेनफेड सिस्टम है, रेनफेड इकोसिस्टम है, तो इसलिए लोग इसको यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस CACP रिकमेंड्स द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर 32 क्रॉप्स, इट्स 23 क्रॉप्स, ठीक है। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ लॉन्च द नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम मिशन। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर्स ने लॉन्च किया, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो आंसर दोनों में से कोई भी सही नहीं है। अगला है द यूनियन गवर्नमेंट फिक्सेस द स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस फॉर शुगर केन फॉर ईच हर शुगर केन सीजन में। यूनियन गवर्नमेंट जो है सो आपको FRP करती है ना, मिनिमम प्राइस फॉर शुगर केन, बिल्कुल सही है। और स्टेट गवर्नमेंट अपना SAP करती है, वो भी आपको FRP से ज़्यादा होना चाहिए, फेयर रिम्यूनेटिव प्राइस। शुगर एंड शुगर केन आर इसेंशियल कमोडिटीज, ये शुगर और शुगर केन जो है सो इसेंशियल कमोडिटीज है अंडर द इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, ठीक है ना। ये इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट इसलिए लाया गया था कि गवर्नमेंट जो है सो किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन जो है सो जो हमारी कंट्री में इसेंशियल है उसको आपको रेगुलेट कर पाए
स्टॉक को कितना लिमिट कर सकते हो, प्राइस को रेगुलेट कर पाए, इसके लिए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट आई थी। तो दोनों सही है, बोथ 1 and 2 आंसर। अगला क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू द माइक्रो इरिगेशन, व्हाट इज द माइक्रो इरिगेशन। माइक्रो इरिगेशन जो होता है एक टेक्निक है जिसमें वाटर जो है सो डायरेक्ट पेड़ का जो रूट होता है वहाँ पे डायरेक्ट वाटर जो है सो आपको ड्रॉप बाई ड्रिपर्स के थ्रू, स्प्रिंकल्स के थ्रू आपको जाएगा। सो उसको बोलते हैं माइक्रो इरिगेशन। तो इसमें माइक्रो इरिगेशन में क्या सही है। सो फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट लॉस कैन बी रिड्यूस, बिल्कुल सही है कि आप अगर डायरेक्ट अगर रूट पे जाओगे तो फर्टिलाइजर से मान लीजिए डायरेक्ट पानी बहाओगे तो फर्टिलाइजर जो है वो सब बाहर चला जाएगा, बट रूट में अगर ड्रॉप डालोगे तो फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट जो है सो लॉस कम होगा। इट इज़ द ओनली मीन्स फॉर इरिगेशन इन ड्राईलैंड फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग में यही सिर्फ मीन्स है, तो ये तो गलत है। ओनली लग गया, ऐसा नहीं है कि माइक्रो इरिगेशन से ही आप ड्राईलैंड फार्मिंग में आप इरिगेट कर सकते हो, बाकी और कोई वे नहीं है, तो दिस इज रॉन्ग। इन सम एरियाज ऑफ फार्मिंग रिसीडिंग ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल कैन बी चेक्ड, ठीक है ना। कुछ एरिया में आपको फार्मिंग में आपको क्या हो रहा है कि जैसे मान लीजिए कि वाटर टेबल है, जैसे मान लीजिए ग्राउंड वाटर जो ख़त्म हो रही है उससे बचाया जा सकता है। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ माइक्रो इरिगेशन, है ना, कि ग्राउंड वाटर टेबल जो है, ग्राउंड वाटर की लेवल जो है उसको कम होने से बचाया जा सकता है। सो 1 and 3 शुड बी द आंसर। अगला है कि सी बकथॉन। सी बकथॉन जो है सो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंकरेज कर रही है कि सी बकथॉन को आप प्रमोट करो, कल्टीवेशन करो, समुद्री हिरन का सिंह, ठीक है। तो इसको सी बकथॉन को आपको क्या करना है, कल्टीवेशन को इंकरेज कर रहा है। सो व्हाट इज द रीजन। नाउ दिस इज द मेडिसिनल प्लांट जहाँ पे आपको हेल्थ के लिए प्रमोटिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, और ये सॉइल इरोजन को भी बचाता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है कोल्ड और डिजर्ट एरिया में, तो इसलिए सो इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग सॉइल इरोजन एंड प्रिवेंटिंग डिजर्टिफिकेशन, बिल्कुल सही है। बायोडीजल का सोर्स है, ऐसा कुछ नहीं है, हमें पता है। इट हैज़ ए न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड इज़ वेल अडॉप्टेड टू लिव इन कोल्ड एरियाज, मैंने बता दिया आपको कि कोल्ड एरियाज में ये रहता है। इट्स टिम्बर इज फॉर ग्रेट कमर्शियल वैल्यू, टिम्बर की बात नहीं, इट्स मेडिसिनल प्रॉपर्टी के कारण इसको यूज किया जाता है। यू कैन सी द पिक्चर, ठीक है ना, कोल्ड एरिया में, लद्दाख वगैरह में ये उपजाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इनहेंसिंग द सीड रिप्लेसमेंट रेट ऑफ वेरियस क्रॉप्स, बहुत सारे क्रॉप्स की सीड रिप्लेसमेंट रेट को इन्हेंस करना हेल्प्स इन अचीविंग द फूड प्रोडक्शन टारगेट। फूड प्रोडक्शन की टारगेट जो है फ्यूचर में अचीव करने के लिए सीड रिप्लेसमेंट रेट बहुत ज़रूरी है, ये पूछ रहा है। बट व्हाट इज़ द कॉन्स्टेंट इन दिस ग्रेटर इम्प्लीमेंट, लेकिन सीड रिप्लेसमेंट रेट को आपको इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम क्या है। सो नेशनल सीड पॉलिसी आती है 2002 में। तो पहला तो है कि देयर इज नो नेशनल सीड पॉलिसी इन प्लेस, तो पहले तो बता देता हूँ कि 2002 में आई थी, ठीक है ना। उसमें क्या है कि प्राइवेट सेक्टर जो है, सीड कंपनी जो है सो क्वालिटी सीड्स वेजिटेबल्स वगैरह को प्रोवाइड करती है, बट बहुत ज़्यादा नहीं कराती है, और जो भी प्राइवेट सेक्टर कराती भी है वो हाइब्रिड वेजिटेबल का कराती है। तो इसमें क्या हो गया कि डिमांड सप्लाई गैप हो गई, इसीलिए आ गई सीड रिप्लेसमेंट रेट, ठीक है ना। मतलब कि सीड रिप्लेसमेंट रेट से मेजर होता है कि हाउ मच ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया, कितना क्रॉप एरिया वाज सोन विद सर्टिफाइड सीड, ठीक है ना, ठीक है ना। दो तरह की से, एक तो फार्मर जो सेव करता है सीड, जो सीड्स होता है, और एक जो है सो सर्टिफाइड सीड्स है। तो उसमें पूछा जा रहा है कि मेजर करता है कि कितनी एरिया में आपने, जैसे मान लीजिए कि टोटल आपके पास में इतनी ज़मीन है, तो कितने एरिया में आपने सर्टिफाइड सीड्स किया है और कितने में जो फार्मर सेव करते रहते हैं ना, जैसे उसके बीज वगैरह इकट्ठा करते हैं, उससे कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं सीड रिप्लेसमेंट। क्या कहने का अर्थ है कि कितना रिप्लेस हो गया सर्टिफाइड से, क्योंकि सर्टिफाइड सीड जो है, क्वालिटी सीड जो है, वो प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करती है, और प्राइवेट सेक्टर के पास में डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। सो देयर इज नो पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर सीड कंपनी इन द सप्लाई ऑफ क्वालिटी सीड्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड प्लांटिंग मटेरियल ऑफ हॉर्टिकल्चर। क्या लग रहा है आपको? रॉन्ग, प्राइवेट सेक्टर है इसमें। देयर इज डिमांड सप्लाई गैप रिगार्डिंग क्वालिटी सीड इन केस ऑफ लो वैल्यू एंड हाई वॉल्यूम क्रॉप्स। डिमांड सप्लाई, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, इसके लिए सीड रिप्लेसमेंट, ठीक है ना, कि कितना जगह पे सर्टिफाइड क्वालिटी सीड्स यूज की जाती है, ठीक है। पूरा जो हमारा एरिया है उसमें कितने प्लेस पे सर्टिफाइड सीड को यूज किया जाता है और कितने पे नहीं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ ड्रिप इरीगेशन। ड्रिप इरीगेशन क्या हो गया? ये भी एक माइक्रो इरीगेशन का टाइप होता है, जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर और फर्टिलाइजर जो है सो पूरे एक एरिया में लगाया जाता है, ठीक है।
सो स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर और फर्टिलाइज़र को यूनिफॉर्मली एक इस पर्टिकुलर एरिया में छिड़काव की जाती है ना। इससे क्या होगा, इल्ड बढ़ जाती है। सो इल्ड इसकी बढ़ जाएगी, वीड खत्म हो जाएगी खरपतवार में, क्योंकि आप यू आर गिविंग द फर्टिलाइजर। बट इसमें क्या होता है, इसके जो नुकसान है उसकी पहले नुकसान क्या है, इसकी कॉस्ट हाई है। देन इसमें क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि अगर वाटर को सही से आप नहीं फिल्टर करोगे तो वाटर में क्लॉगिंग आ जाती है, रुक जाती है, जिसके कारण फिर वो छिड़काव बंद हो जाएगी। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। और सॉइल सैलिनिटी ख़त्म हो जाती है, ये बड़ा एक रीज़न है, ठीक है ना। सो ये एडवांटेज नहीं है, ये डिसएडवांटेज है। और सॉइल रीजन को तो रिड्यूस करता है बिकॉज दिस इज द माइक्रो इरिगेशन की टेक्नोलॉजी है। सो 1 and 3 शुड बी द आंसर। अगला क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट जो है सो नीम कोटेड यूरिया को एग्रीकल्चर में क्यों प्रमोट कर रही है। नीम कोटेड यूरिया जो है वो आपको क्या होता है कि पहले यूरिया बनाई जाती है ना, और यूरिया बना करके उसमें नीम से उसको कोटिंग की जाती है, ठीक है ना। नाउ इससे क्या होता है, नीम जो है वो के पास में नाइट्रिफिकेशन इन्वेशन की प्रॉपर्टीज़ है। तो नाइट्रोजन जो यूरिया से निकलती है उसकी रफ्तार को कम कर देती है। तो उससे क्या हो जाता है कि रफ्तार को कम कर देती है, तो सेम यूरिया से लॉन्गर पीरियड तक आपको नाइट्रोजन धीरे धीरे निकलता रहता है, धीरे धीरे लॉस होती रहती है। तो इफिशियंसी नाइट्रोजन की ज़्यादा हो गई, समझ में आया। सो रिलीज ऑफ नीम ऑयल इन द ऑयल इंक्रीजेज सॉइल इंक्रीजेज नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय द सॉइल। गलत, नीम ऑयल को आप सॉइल में मिला रहे हो। नीम कोटिंग स्लोज डाउन द रेट ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ यूरिया इन द सॉइल। क्योंकि नीम कोटिंग कर दिए तो नीम कोट क्या करता है कि नाइट्रोजन को उसमें से रिलीज नहीं होने देता है, बहुत कम कम होता है। तो बहुत कम कम होगा तो ज़्यादा दिन तक में रिलीज होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो बी शुड बी द आंसर। बाकी डिटेल में बहुत सारी चीज़ें दी गई हुई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है। अंडर दिस स्कीम फार्मर विल हैव टू पे यूनिफॉर्म नहीं है, आपको ही पता है। इसमें 2% जो है सो खरीफ के लिए है, 1.5 रबी के लिए है, 5% कॉमर्शियल के लिए है। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा है दिस स्कीम कवर्स पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज अराइजिंग आउट ऑफ साइक्लोन एंड अनसीजनल रेन। अगर अनसीजनल रेन होती है, साइक्लोन होती है, उससे अगर आपको कोई लॉस होती है तो उसको भी कवर करती है। तो ये बिल्कुल है, इल्ड लॉस जितनी भी होती है ना, तो उसको कवर करती है। सो सेकेंड राइट है, फर्स्ट इज नॉट राइट। बाकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हैव अकर्ड इन इंडिया आफ्टर इट्स लिबरलाइजेशन इकोनॉमिक पॉलिसी। 1991 में जब इकोनॉमिक पॉलिसी बनी थी तो क्या हुआ था। तो पहला है कि एग्रीकल्चर का शेयर जो है सो जीडीपी में बढ़ गया था। ये तो बिल्कुल गलत है, एग्रीकल्चर घटा था, सर्विस सेक्टर का बढ़ा था। तो पहला तो होगा ही नहीं। दो ऑप्शन तो ऐसे ही चले गए, दो ऑप्शन आपके ऐसे ही चले गए। अब बोल रहा है कि उसके बाद जो एफडीआई जो है सो इंक्रीज़ किया है, तो एफडीआई तो इंक्रीज़ किया ही होगा, ठीक है। इंडियाज एक्सपोर्ट इन द वर्ल्ड ट्रेड इंक्रीज, पहले जो एक्सपोर्ट होती थी उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट हुई ही होगी क्योंकि मार्केट खुल गई थी। इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, बाहर की कंपनियाँ आ रही है, बाहर से चीज़ें खरीद रहे हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगी। सो 2, 3 and 4 शुड बी राइट आंसर। ये बेसिक क्वेश्चन था। अगला है BIS और एगमार्क के बारे में क्वेश्चन है कि द स्टैंडर्ड मार्क ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इज मैंडेटरी फॉर टायर और ट्यूब के लिए मैंडेटरी है, पहला तो ये बोल रहा है। सो BIS जो होगा डेफिनेटली स्टैंडर्ड बॉडी है जो BIS एक्ट 2016 से बना है और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में काम करता है। तो ये टायर ट्यूब सब के लिए भी है ना। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बट दिस इज ऑल्सो फॉर द टायर एंड ट्यूब। एगमार्क इज ए क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क इशूड बाय द FAO। नहीं, एगमार्क जो है वो सर्टिफिकेशन मार्क्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे है ना। ये आपको डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग इंस्पेक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर जो है सो अंडर द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट के तहत में सर्टिफिकेशन देती है। सो दूसरा रॉन्ग हो गया, पहला सही हो गया। इसमें और भी चीज़ है। वन इज द ISO है, ये नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे 167 नेशनल वर्ल्ड स्टैंडर्ड बॉडी सब इकट्ठा है और उसमें सारे एक्सपर्ट्स वगैरह आते हैं, नॉलेज वगैरह शेयर करते हैं कि कैसे हम लोग सही से आपको क्या कहते हैं उसको मार्क दे पाएंगे, स्टैंडर्ड्स को, है ना, सर्टिफाई कर पाएंगे। IEC भी एक ग्लोबल नॉट फॉर प्रॉफिट मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी आप क्वालिटी पे काम करता है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक गुड पे, ठीक है। डिटेल में मैंने ये दे दी है। अगला क्वेश्चन है
विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट डोमेस्टिकेटेड इन न्यू वर्ल्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ओल्ड वर्ल्ड। पहले तो ये पता होना चाहिए कि न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड क्या है। सो ओल्ड वर्ल्ड किसको बोला जाता था? यूरोप, अफ्रीका, एशिया, इसको बोलते थे कौन? ओल्ड वर्ल्ड। और न्यू वर्ल्ड में कौन किसको बोले जाते थे? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और कैरेबियन, इसको न्यू वर्ल्ड। सो बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट, इसमें से कौन से ग्रुप ऑफ प्लांट है जो डोमेस्टिकेटेड इन द न्यू वर्ल्ड एंड इंट्रोड्यूस इनटू द ओल्ड वर्ल्ड, ओल्ड वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो ये थे टोबैको, कोकोआ और रबर। ठीक है, यूरोपियन के थ्रू आया था, है ना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू द इंडियन पेटेंट्स एक्ट, अ बायोलॉजिकल प्रोसेस टू क्रिएट अ सीड कैन बी पेटेंटेड। सीड बनाने की विधि को पेटेंट की जा सकती है? नहीं। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल इन होल और एनी पार्ट, सेक्शन 3J ऑफ पेटेंट्स एक्ट 1970, पेटेंट्स एक्ट 1970 का 3J सेक्शन कहता है कि कोई प्लांट या कोई एनिमल को एज होल और उसका कोई भी पार्ट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, उसमें सीड्स हो गया, वेराइटीज हो गया, स्पेसीज हो गया, उसकी पेटेंट नहीं मिलेगी। तो ये गलत हो गया। इन इंडिया देयर इज नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड। अगर आज की बात करें तो ये सही है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड नहीं था, पहले हुआ करता था बट उसको बाद में हटा दिया गया। प्लांट वेराइटीज आर नॉट एलिजिबल टू द पेटेंटेड, ये बिल्कुल सही है, एलिजिबल नहीं है। तो 2 and 3 शुड बी राइट, बाकी पहला गलत है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मोस्ट ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेब्ट इज ऑन्ड बाय द गवर्नमेंट एंटिटी। कहता है कि इंडिया में जितने बाहर से हम कर्ज लेते हैं वो आपको गवर्नमेंट एंटिटीज लेती है, मतलब प्राइवेट नहीं लेती है, ये बोल रहा है। तो ये गलत है। ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द इंडियाज एक्सटर्नल डेब्ट इज ऑन्ड बाय द गवर्नमेंट एंटिटीज लेती है, ऐसा नहीं है, प्राइवेट भी लोग लेते हैं। प्राइवेट सेक्टर सबसे ज़्यादा आपको बाहर से कर्ज ली हुई है। ठीक है, तो ये हो गया गलत। ऑल ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेब्ट इज डिनोमिनेटेड, और सारे इंडिया में इंडिया का जितना भी एक्सटर्नल डेब्ट है सब US डॉलर में है, ये तो हो ही नहीं सकता है। कुछ आपके इंडियन रुपी में भी होगा, कुछ SDR में होगा, कुछ डॉलर में होगा, यूरो में होगा, तो ये बेकार है। बट सबसे ज़्यादा US डॉलर में है। 55, जो इंडिया का जितना भी एक्सटर्नल डेब्ट है, बाहर से कर्ज लेते हैं, उसमें 55% जो डेब्ट है वो आपको हम लोग 55% डेब्ट जो है वो हम लोग लेते हैं US डॉलर का है। 55% डेब्ट जो है सो 55% डेब्ट जो है सो US का है। ठीक है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो लोन लिया हुआ है बाहर से उसमें US डॉलर है। ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा? 1 ओनली, नहीं, कोई भी सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स टू द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड बोनस इफ एनी पेड टू द फार्मर प्लस। जो फूड ग्रेन का कॉस्ट होता है उसके 3 कंपोनेंट होते हैं। वन इज द पुल्ड कॉस्ट, ठीक है, क्लियर, और इसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट करने में जो होती है ना, प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल। तो पुल्ड कॉस्ट में क्या हो गया? पुल्ड कॉस्ट ऑफ ग्रेन में क्या हो जाएगा? जो स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन अवेलेबल FCI का है उसका वेटेड MSP, ठीक है ना, जितना हमारे पास में है उसका वेटेड पूरे को जोड़ करके एवरेज करेंगे ना, तो पुल्ड कॉस्ट हो गया। तो उसमें MSP मान लीजिए, देन आपको प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स होते हैं, ठीक है ना, तो प्रोक्योरमेंट करने में जो पैसे खर्च होते हैं, और वो फिर डिस्ट्रीब्यूशन में जो खर्चे होते हैं, ये तीनों चीज़ आती है। सो प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल, MSP, प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। सो रिमेंबर दिस 3 थिंग। अगला है कि विद रेफरेंस टू द केमिकल फर्टिलाइजर in India, consider the following. At present, the retail price of chemical fertilizer is market driven and not administrated. फर्टिलाइजर की प्राइस गवर्न नहीं करती होगी, आपको ऐसा लग रहा है? ऐसा इज इट पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल, ये गवर्नमेंट ही फिक्स करती है ना। यूरिया की जो MRP है वो कौन फिक्स करती है? गवर्नमेंट। और फॉस्फेटिक एंड जो PN के फॉस्फेटिक एंड पोटेसिक फर्टिलाइजर जो है वो जो है सो वो MRP जो है सो मार्केट के अकॉर्डिंग होता है। मतलब यूरिया जो है वो गवर्नमेंट और फॉस्फोरस एंड पोटाशियम जो है वो मार्केट। सो सारे का अगर बोल रहा है केमिकल फर्टिलाइजर जितने भी हैं उसको गवर्नमेंट करती है, तो ये गलत हो गया। अमोनिया विच इज एन इनपुट ऑफ यूरिया इज प्रोड्यूस फ्रॉम नेचुरल गैस। अमोनिया का प्रोडक्शन नेचुरल गैस से होती है, बिल्कुल सही है ना। और सल्फर विच इज अ रॉ मटेरियल फॉर फॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज का बाई प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो सल्फर जो मिलता है आपको
वो ऑयल रिफाइनरी से मिलता है और सबसे पहले सल्फर को H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है और उसको मैन्युफैक्चरिंग में और फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर में इसका यूज होता है। सो आंसर जो 2 and 3 ओनली, दोनों के दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द पल्स प्रोडक्शन ब्लैक ग्राम उड़द कैन बी कल्टिवेटेड एट बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप। मूंग एलोन अकाउंट फॉर नियरली हाफ ऑफ पल्स, जितनी भी इंडिया में पल्स के प्रोडक्शन होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मूंग होता है। पहला ये। दूसरा क्या कहा, इन द लास्ट 3 डिकेड्स, लास्ट 30 साल में वाइल द प्रोडक्शन ऑफ खरीफ पल्सेज हैज इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ रबी पल्स जो है सो कम हुआ है। अब इसमें से कौन सा सही है? देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है कि इंडिया में जो पल्सेज ग्रोन होती है वो विंटर में जो होती है उसको रबी बोलते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, रबी क्रॉप है ना। तो उसमें लेंटिन हो गया, फील्ड पी हो गया, किडनी बीन हो गया, और जो ग्रीन ग्राम है, ब्लैक ग्राम है जो उड़द जिसको बोलते हैं, काउपी है, ये सब स्प्रिंग और रेनिंग सीजन दोनों में होता है, ठीक है ना। तो ब्लैक ग्राम कैन बी कल्टिवेटेड बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप, तो पहला तो सही है, तो पहला सही है। अब ग्रीन ग्राम एलोन अकाउंट फॉर हाफ, मतलब ग्रीन ग्राम जो है सो 50% ज़्यादा प्रोडक्शन है, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक ने 18-19 का सर्वे दिया था, उसमें बताया था ग्राम जो है वो 43.29% है। मूंग जो है, जो ग्रीन ग्राम है वो 10.04% है, मूंग ओनली 10.04%। तो ये हाफ जो बोला है, नियरली हाफ, ये गलत हो गया, ठीक है। सो सेकेंड इज रॉन्ग, सो 1 ओनली इज द आंसर। और लास्ट 3 डिकेड में खरीफ का जो है सो इंक्रीज किया है, रबी का डिक्रीज किया है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मैंने पूरी डिटेल आपको दे दी है। अगला क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द केस ऑफ ऑल सेरल पल्सेज एंड ऑयल सीड द प्रोक्योरमेंट MSP से प्रोक्योरमेंट अनलिमिटेड होती है। तो पहले तो है कि अनलिमिटेड नहीं होती है और ऑल सेरल्स पे नहीं होती है, तो पहला हो गया गलत। दूसरा क्या है, इन द केस ऑफ सेरल्स एंड पल्सेज द MSP इज फिक्स्ड इन एनी स्टेट यूटी अ लेवल टू विच द मार्केट प्राइस विल नेवर राइज। मार्केट प्राइस राइज हो सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हैं, दिस इज द रिपीटेड क्वेश्चन, है ना। तो मार्केट प्राइस से MSP से का मतलब ये नहीं हुआ कि मार्केट प्राइस उससे राइज नहीं हो सकता। मार्केट प्राइस तो डिमांड के अकॉर्डिंग वर्क करता है, तो वो राइज हो सकता है। दोनों के दोनों गलत है, नीदर 1 नॉट 2 इज राइट। अगला क्वेश्चन है, इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी टू द एग्रीकल्चर सेक्टर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक डिलीवर मोर क्रेडिट इन कंपेरिजन टू द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक। कह रहा है कि देखो, अब हमने ये बात कर लिया था कि कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर में स्टेट कोऑपरेटिव होती है, सेंट्रल कोऑपरेटिव होती है, देन प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी होती है, ये हमने बात किया है। बट इसमें ये कहना कि हमने ये भी बात किया था कि मैक्सिमम लोन जो देती है एग्रीकल्चर लोन, वो आपको देखो इस पर क्वेश्चन आया हुआ है पहले, ये बाद में आया है कि मैक्सिमम एग्रीकल्चर लोन जो होती है वो कौन देती है आपको, कॉमर्शियल बैंक देती है। सो दिस इज नॉट कि DSSB जो सबसे ज़्यादा देता है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोऑपरेटिव बैंक है वो सबसे ज़्यादा देता है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ DCCB टू प्रोवाइड फंड्स टू द प्राइमरी। DCCB प्राइमरी को देता है, सेंट्रल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, देन प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक 78 से 80% लोन वही देती है, और मात्र 15 से 16% लोन जो है आपको DCCB, PACS और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक देती है, और RRB तो मात्र 5%, रीजनल रूरल बैंक ओनली 5%। तो ये आंसर सही है, 2 ओनली इज द आंसर। ये एक्सप्लेनेशन में सारी चीज़ें लिखी हुई है, और दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास। एक और क्लास हम लोग इकोनॉमी की करेंगे अराउंड 100 क्वेश्चन का, ठीक है। सो दिस इज द कोट ऑफ द डे, दैट बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। अगर आपको विश्वास है कि आप कर सकते हो तो आधा दूरी तो आपने तय कर लिया। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। यू कैन गेट द PDF ऑन द टेलीग्राम चैनल PYQ_PDF। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, लास्ट इकोनॉमी की क्लास नेक्स्ट क्लास होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लास्ट इकोनॉमी क्लास करेंगे। थैंक यू।